चलो भाई स्टार्ट करते हैं। समझ लो डे वन पेपर टू का। ये पहले मैं आप लोगों को एक पेपर दिखाता हूँ, फिर सभी पेपर देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। आ जाओ भाई। सबसे पहले पेपर टू देखते हैं। ये है आपका पेपर टू 2019 मई जून पेपर टू वेरिएंट वन। सही है। तो मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका तकरीबन अगर हम शुरू से देखते हैं, ये आपका जो है 4 मार्क का सवाल है। ये किस चीज़ का है? थ्योरी का सवाल है पूरा। मतलब आपने इसमें कोई वो नहीं लिखना है, ऐसा कोई प्रोग्रामिंग इसमें आपने करनी नहीं है, पहली चीज़। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टेजेस का सवाल आ गया। ये भी आपका बेसिकली क्या है? थ्योरी का सवाल है। मतलब इसमें भी कोई आपने प्रोग्रामिंग करनी नहीं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। और आगे देखते हैं। ये आपका फिर वही सेम चीज़ थ्योरी का सवाल है, बस आपको फंक्शंस लगाने आने चाहिए। वो हम सीख लेंगे। उसकी मैंने एक अलग से नोट्स बना लिए और उसका एक दिन दे दिया है जिसमें हम लोग पूरी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सब चीज़ें सीखेंगे। अच्छा जी। आगे डेटा टाइप बतानी है आपने। बहुत ही कोई आसान चीज़ है, कोई ऐसे मुश्किल चीज़ नहीं है। 5 मार्क इस चीज़ के, छोटी छोटी चीज़ों के लिखने के बस। 5 मार्क इसके। एवेल्यूएशन के 5 मार्क्स हैं। बस आपने ये हम लोग स्टडी कर लेंगे, इसको बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं आपको ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपसे रेफर टू द अपेंडिक्स ऑन पेज 16। पेज 16 पे चलते हैं जल्दी से। ये आ गया आपके पेज 16। पेज 16 पे क्या है? सारे उन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं। आपका फंक्शन में अगर कोई स्ट्रिंग आएगी तो क्या आंसर आएगा, वो सब चीज़ें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपने पेज नंबर 16 पर आए, आपने फंक्शन देखा, उसका आउटपुट देखा क्या आ रहा है, वैसे ही सेम स्टेप्स करके इवेल्यूएशन कर दी। मुफ्ते के 5 मार्क्स आपने उससे कमा लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेटा टाइप्स बतानी है आप लोग। पढ़ो भाई कि भाई टाइटल में ऐसा क्या आ रहा है, सब चीज़ें देखो। ये टाइटल और उसकी वैल्यू दी हुई है। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है तो उसकी क्या डेटा टाइप होती है वो सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज फिर से हम लोग डेटा टाइप्स का फिर से एक नज़र देख लेंगे। 5 मार्क्स इसके मुफ्त के मिल गए। बस आपने डेटा टाइप्स बतानी है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है, वो सब चीज़ें बतानी है। फिर उसके बाद आगे देखो, वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, 2 मार्क का सवाल आराम से मिल जाएगा। थ्योरी का सवाल है, हो जाएगा। अच्छा, वन टाइप ऑफ लूप दैट मे बी फाउंड इन एन एल्गोरिथम इज अ काउंट कंट्रोल लूप। स्टेट वन अदर टाइप, कोई और सी टाइप बता दो। किसका सवाल है? ये भी थ्योरी का सवाल है, मुफ्त के 2 मार्क्स। आगे देखो, अदर फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम। फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम उन्होंने भाई कुछ फीचर्स बता दिए, सीक्वेंस, आइट्रेशन, सिलेक्शन, और उसके बाद और फीचर्स पूछ रहा है, तो 3 मार्क इस चीज़ के भी मिल गए। आगे देखो, सिर्फ डिस्क्राइब करना है कि ये लूप बेसिकली कर क्या रहा है, वो हम लोग सीख लेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। कोई ऐसा इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें भी कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने बेसिकली बस आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर बताना है और उसका फंक्शन क्या है वो बताना है। अच्छा, ये जो सवाल है ये बिल्कुल ओ लेवल वाला सवाल है, कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन ये इंशाल्लाह क्लास के बाद आप लोगों से हो जाएगा। सही है, क्लास के बाद इस ऐसे सवालों में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा आपको। जो छोटे वाले सूडो कोड के सवाल होते हैं ना, उसमें क्लासेस के बाद कोई मसला नहीं आएगा। क्या लिखना है? प्रोड्यूस हेडर फॉर स्कैन एरे। बहुत ही कोई आसान चीज़ है। आज की बात कर रहे हो अब्दुल्ला खान? आज की क्लास थोड़ी लंबी है, तकरीबन 10 बजे तक जाएगी। डिपेंड करता है वैसे कितनी स्पीड पे। मेरा क्या, मैं तो आज पूरा पेपर टू पढ़ा दूँ। मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। राइट स्यूडोकोड प्रोसीजर हेडर फॉर स्कैन एरे, ये भी सवाल आप लोगों से उसके बगैर इजीली हो जाएगा। मतलब कोई जो पूरा क्रैश कोर्स होगा इंशाल्लाह, जो 15 दिन है, 10 सितंबर तक, ये वाला सवाल भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा आप लोगों को इसके अंदर भी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से क्या है? आपका ट्रेस टेबल है, ये भी हो जाएगा। कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स इसके। आप मुफ्त से आराम से उठा लेंगे, कोई मसला नहीं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फंक्शन, ये भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। इसमें थोड़ा बहुत शायद अगर आप लोगों को दिमाग लगाना पड़े तो मसला हो सकता है, देख लेंगे। ये भी बहुत आसान है, ये भी आप लोगों का हो जाएगा। बस एरे इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी हम लोग सीख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सब बच्चों वाले सवालों की बात करो, यहाँ तक की गारंटी है मेरी। चलो और आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, बता देंगे। सब रट्टा मारे होगा हम लोगों ने, थ्योरी के अंदर मैंने सब चीज़ें डाली हुई है, तो तुम लोग इसको भी देख लेना, समझ लेना, जितनी जो पूछना है वो देख लेंगे।
अच्छा, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स, इनकी जो गारंटी होती है ना, वो मैं नहीं ले सकता। यहाँ से ऑनवर्ड्स के जो सवाल हैं, वो बेसिकली तुम लोगों की अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि तुम लोग उस लॉजिक पे कैसे पहुंचोगे। क्या मतलब, कोई अगर मैथ का, देखो सब कराऊंगा भाई, टेंशन नहीं लो। इसकी जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सब चीज़ें मैं कराऊंगा कि क्या कैसे लिखना है सूडो कोड, सब चीज़ें, थोड़ी बहुत लॉजिक्स भी दूंगा। लेकिन इसके बाद से, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, इतना मैं कवर कराऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से ये सब डिपेंड कर रहा है आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस, आप लोगों की अपनी इंटेलिजेंस, आप लोगों की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों का बेहतर होगा। 8 मार्क का फाइल का सवाल, ये भी सवाल हो जाएगा, थ्योरी वाले सवाल सारे हो जाएंगे। ये देखो, जैसे ये सवाल है, कितने मार्क का, 8 मार्क का, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? ऑल्दो इसमें से 8 के तकरीबन 5 मार्क्स की गारंटी मैं फिर भी ले लूंगा, लेकिन जो 3 मार्क की लॉजिक है ना, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो आप लोगों को खुद पहुंचना है उस पर। वो कैसे पहुंचेंगे? वो सिर्फ प्रैक्टिस से पहुंचेंगे, और वो मैं बताऊंगा आप लोगों के कि जो 5 के बाद के जितने भी सवाल थे, 5 और 6 की बात कर रहा हूँ, वो सब आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। मतलब वो हम लोग इंशाल्लाह 10 सितंबर को बात करेंगे उसके बारे में। सही है, अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। इस पूरे पेपर दिखाने का मतलब ये था कि भाई सबसे पहली चीज़ कि थ्योरी वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, और अगर आप उसमें मुफ्ते के मार्क्स जितने भी हैं वो उठा लें, तो आपका अगर सूडो कोड में एक दो गलतियां हो भी जाती हैं तो वो कवर अप हो जाता है। सही जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरी थ्योरी। अराउंड 24 पेजेस की है, जिसने लिखना है लिखे। मैं थोड़ा बहुत टाइम दूंगा लेकिन ज़्यादा नहीं। सही है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं लिखने में मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा क्योंकि पहले से नोट्स कंपाइल है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली होती क्या है? किसी भी पर्टिकुलर डाटा की आपने स्पेसिफाई करना पड़ता है हम लोगों को सूडो कोड में कि वो उसकी जो डाटा टाइप है, डाटा टाइप मतलब कि वो इंटीजर वैल्यू है। पीडीएफ देंगे? हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं भाई, मना किया आज तक। अभी ले लो भाई तुम लोग पीडीएफ, कोई ऐसा इशू नहीं है। पीडीएफ दूंगा, अगर लिखने तो लिख लो, वैसे ज़्यादा बेहतर होता है कि लिख लो। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ। सही है। हम लोग अपने सिलेबस के अंदर कितनी डेटा टाइप्स पढ़ते हैं? 5 डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, 4 बूलियन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में कौन सी डेटा टाइप आप लोगों ने लगानी है। क्योंकि आप लोगों ने सूडो कोड के अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके भी मार्क्स होते हैं। अराउंड 1 या 2 मार्क्स उसके देता है डिक्लेरेशन के। किसी भी अगर वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग अपने सूडो कोड में, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। सही है। और जैसे मैंने भी आप लोगों को सवाल दिखाया था जिसमें आप लोगों ने वैल्यू पढ़ के बताना था कि भाई इसकी डेटा टाइप क्या है। अच्छा, सबसे पहले इंटीजर पढ़ते हैं। इंटीजर क्या है? बेसिकली कोई भी ऐसा नंबर स्टोर हुआ हुआ, मतलब 0 से 9 तक का नंबर, लेकिन एक चीज़ है, विदाउट डेसिमल होना चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं लिख कर देता हूँ तुम लोगों को 95, 94, 93 और ये 21, ये सब क्या है बेसिकली? आपके इंटीजर वैल्यूज होंगी। अगर मैं किसी इन सबको किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जैसे एक्स की मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और उसमें मैंने डाटा स्टोर किया हुआ है 95, तो एक्स की डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले मैं इसका पीडीएफ बना लूँ ताकि इसमें जो चेंजेस आए ना, वो तुम लोगों को नोट्स के अंदर ना मिले। 1 मिनट देना बस मुझे। चलो, हो जा भाई। 1 मिनट देते हैं इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं दूसरी डेटा टाइप जो है आपकी रियल। रियल क्या है? बेसिकली बिल्कुल सेम चीज़ें इंटीजर की तरह होती है, 0 से 9 तक के नंबर, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? विद डेसिमल का डिफरेंस है। अरे भाई आज क्या हो गया इसको? 1 मिनट भाई।
अच्छा, अब रियल देख रहे हैं हम लोग। रियल डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है, बिल्कुल सेम चीज़ है, 0 से 9 तक के नंबर्स होंगे, लेकिन एक चीज़ होती है उसमें डेसिमल के साथ होता है। मतलब अगर मैं जैसे इसमें एग्जांपल में देखो 95.1, 101.0, 9.3, 1.5, अगर अब मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ सपोज करो एक्स, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 95.1, तो ये बेसिकली डेटा टाइप अगर मैं कहूँ कि इसको डिक्लेयर करो, तो तुम लोग ये बोलोगे कि भाई एक्स जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या है, रियल। आगे बढ़ते हैं। पार्ट हम लोग के पास जो थर्ड डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग देखो बेसिकली क्या होती है, आपका अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, इन सब चीज़ों को मिला के एक अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग, तो उनको हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब सपोज करो पासवर्ड, सपोज कर लेते हैं पासवर्ड .123। अगर अब मैं इसको स्टोर करूं, इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं और आपका अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और सिंबल भी आ रहा है एक, तो हम बेसिकली इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें आए, पॉसिबिलिटी है कि तीनों चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अगर मैं जैसे सपोज करो सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ ताहा, तो इसका मतलब क्या है, और इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है एक्स इज इक्वल टू ताहा, तो बेसिकली जो ताहा है वो आपका क्या है, अब जो एक्स की डेटा टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी आपका अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स और सिंबल्स। अच्छा, नंबर्स जो है वो आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखो, आपका कोई भी अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चार। चार का मतलब क्या है, कोई भी अगर सिंगल करेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करवाना हो ना, मतलब एक्स के अंदर सिर्फ एक सिंगल करेक्टर है, सपोज करो कैपिटल पी, तो अब एक्स की डेटा टाइप क्या होगी, चार। मतलब अगर मैं देखूं वाई, कैपिटल वाई, और ये स्टोर हुआ हुआ है जेड, एक वेरिएबल है उसके अंदर, तो अब जेड जेड की डेटा टाइप क्या है, चार। कोई भी अगर सिर्फ सिंगल एक कैरेक्टर स्टोर हुआ हुआ है तो उसकी डेटा टाइप होगी चार। आगे देखते हैं बुलियन। बुलियन बेसिकली हम लोग कहते हैं जब भी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हो, दो ऑप्शंस मतलब किसी भी चीज में कंपेयर कर रहे हो और बिल्कुल ऑपोजिट ऑप्शंस हो, क्या मतलब वो इसका, जीरो और वन कंसिडर कर लो, यस और नो कंसिडर कर लो, और ट्रू और फॉल्स कंसिडर कर लो, ये सब क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट ऑप्शंस है और इनके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, अगर तुम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, कुछ बच्चों ने पढ़ा है, सिर्फ शायद तहा अंसारी ने नहीं पढ़ा, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में क्या हो रहा था, हम लोग के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते थे, कौन कौन से, या तो वन आएगा या तो जीरो आएगा। तो जब भी दो ऑप्शंस हैं उनको हम लोग बूलियन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। तो अगर कोई भी आपका, जहां पे दो कंपैरिजन हो रही हो, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बूलियन डेटा टाइप देते हैं। मतलब अगर सपोज करो एक मैंने वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एक्स, और उसके अंदर स्टोर किया हुआ है ट्रू, तो अब एक्स की डेटा टाइप क्या है, बूलियन। इतना सा काम है। अच्छा, अब इन सवालों को देख लो जल्दी से, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सॉल्व करवाए थे, जल्दी से एक नज़र देख लो इसको। अब इसको ना वेरिएबल्स को पढ़ना सीखते हैं हम लोग ना। बेसिकली कह रहा है रिवीजन जो है एक आपका वेरिएबल का नाम है। एरो जो होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है इक्वल्स टू। एरो और इक्वल्स टू बिल्कुल सेम चीज है। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, 500। 500 क्या है, सिर्फ नंबर्स हैं, 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशन है, लेकिन डेसिमल के बगैर है, तो मैंने इसको डेटा टाइप दे दी इंटीजर। एक मार्क मिल गया मुझे। आगे देखो फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप एक वेरिएबल है और उसके अंदर एरो से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है कि उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर हुआ हुआ है, तो मैंने उसको डेटा टाइप क्या दे दी, चार। आगे बढ़ते हैं। मिन वैल्यू, एरो मतलब इक्वल्स टू, मिन वैल्यू बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है जहां पे, अच्छा वेरिएबल क्या होता है, एक बस जनरल कॉन्सेप्ट ले लो। वेरिएबल सपोज कर लो एक टेम्पररी मेमोरी के तौर पे सपोज कर लो इसको, कि आपका जो डाटा है वो बेसिकली आइडेंटिफायर के तौर पे समझ लो इसको, कि अगर -6.3 है तो अब वो -6.3 नहीं रहा, मैंने उसको एक नाम दे दिया है। मतलब क्या हुआ, जैसे इस एग्जांपल से समझो, अजीब सी है लेकिन समझने की कोशिश करो। हाशिम का नाम क्या है, हाशिम बेसिकली, लेकिन तुम लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है शम्मी। तो ये बेसिकली इसका क्या है, एक आइडेंटिफायर बना हुआ है। हाशिम को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका क्या है, शिम्मी। तो बेसिकली यही सेम चीज होती है वेरिएबल्स के अंदर, कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी डाटा को, डाटा आपका स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, रेल हो सकता है, चार होता है, उसको हम एक नाम दे देते हैं। सही है। और उसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वही वैल्यू बेसिकली बराबर हो जाती है, इक्वल्स टू का मतलब यही होता है कि वो
-6.3 के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिन वैल इज इक्वल्स टू -6.3। पॉइंट आ गया, 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशन हैं। हम लोग ने भाई बता दिया कि इसकी डेटा टाइप है रियल। आगे देखते हैं। सर्विस ड्यू एक वेरिएबल है, एरो बना हुआ है और उसके अंदर स्टोर हुआ है फॉल्स। अब फॉल्स कहाँ पढ़ा था हमने? एक ही डेटा टाइप पढ़ी है जिसका नाम है बूलियन, जिसमें आप ट्रू और फॉल्स देखते हैं। अच्छा, मॉडल रेफरेंस, इसके अंदर देखो W है, 2 है, 1 DEC 15, ये सब चीजें क्या है? नंबर्स और अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन हैं। तो इसको हमने डेटा टाइप दे दी स्ट्रिंग। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहां तक किसी को इशू? जल्दी 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 जल्दी। सही। अली वाजिद कोई इशू इसमें डेटा टाइप्स के अंदर? चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। माई एवरेज इज इक्वल टू 13.5। माई एवरेज की डेटा टाइप क्या होगी? जल्दी जल्दी जवाब देना है सबने। ये कौन है ये? अब्दुल्ला शाह, सब खैरियत चल रही है जिंदगी में? क्या हो गया तुम लोगों को? माई एवरेज इज इक्वल टू 13.5। तुम लोग एक, यार कसम से तुम लोग भी ना। अच्छा ये बोलो, सही है, समझ गया, छोड़ दो। तुम आगे भाग रहे हो। भाई जो सवाल पूछूं उसका जवाब दो। माई एवरेज इज इक्वल टू 13.5, इसकी डेटा टाइप क्या होगी? फिर यार अब्दुल्ला शाह क्या चाह रहे हो तुम? चलो भाई बताओ भाई, हमें सबको बताओ बूलियन कैसे होगी। कैसे, चलो बताओ। सही है इमाद। अब्दुल्ला शाह क्या चाह रहे है भाई? सही है। और पांचवा क्या होगा इमाद? हाँ हाँ, अब्दुल्ला शाह सही है। हाँ इंटीजर है, सही है, ठीक है, समझ गया। एक काम करो ना, इस पे इंट फंक्शन लगाओ, इंट फंक्शन निकालने के बाद जब इसकी इंटीजर वाली वैल्यू ले लो, उसको फिर तुम इंटीजर कंसिडर कर लो। अब सही है तुम्हारे लिए। होगी, मुझे पता है, थोड़ी बहुत बोरियत होगी। ठीक है जी, ये आपका हो गया रियल। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब बुलियन। सब्जेक्ट इज इक्वल टू होम इकोनॉमिक्स। अच्छा एक चीज याद रखो कि भाई जब भी कोटेशन मार्क्स में हो ना, तो इसको हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर करा करो। बस वो सिंगल कैरेक्टर वाली लॉजिक देख लेना, बाकी सब खैर है। आगे देखते हैं। माई मार्क इज इक्वल टू 270, मतलब इंटीजर। ये सब आपको एक एक मार्क के, मतलब 5 मार्क आराम से मिल सकते हैं। माई ग्रेड इज इक्वल टू बी, मतलब 4। अच्छा जी, डेटा आइडेंटिफायर टेबल पढ़ो जल्दी से। डेटा आइडेंटिफायर टेबल बेसिकली क्या होती है? ये आप लोगों को मिलती है किसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कुछ जो सूडो कोड के सवाल होते हैं, प्रोग्रामिंग के बड़े बड़े सवाल होते हैं, 8-8 मार्क, 9-9 मार्क वाले, 7 मार्क वाले।
उसके अंदर भी आप लोगों को डेटा आइडेंटिफाई टेबल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब वो आपको स्पेसिफाई कर देता है कि आप लोग कौन से वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे और वो वेरिएबल के अंदर क्या डाटा स्टोर हुआ हुआ है और उनकी डेटा टाइप क्या है। तो आप लोगों को उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सुन लो, वो पहले से डेटा आइडेंटिफाई टेबल के अंदर मौजूद हो तो उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। अच्छा, डेटा आइडेंटिफाई टेबल के अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? सबसे पहली चीज लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और उसकी डिस्क्रिप्शन और उनकी डेटा टाइप। क्या मतलब हुआ? एक आपका जो वो होगा कॉलम, उसके अंदर सारे वेरिएबल्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे था प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, सही है, यहाँ पे एक वेरिएबल था प्रोजेक्ट कंप्लीटेड और उसकी हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी कि भाई वो वेरिएबल करता क्या है, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है। जैसे सपोज करो इस एग्जांपल में इट विल टेल द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट ट्रू और फॉल्स। सही है, हमने बस ये बता दिया कि भाई इसकी डिस्क्रिप्शन बता दी। और तीसरी चीज क्या होती है? डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप क्या थी इसकी? प्रोजेक्ट कंप्लीटेड की ऊपर देखो इज इक्वल टू ट्रू, मतलब बूलियन थी। तो बेसिकली तीन चीजें होती हैं डाटा आइडेंटिफाई टेबल के अंदर। पहली क्या है? लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। दूसरी क्या है? डिस्क्रिप्शन। तीसरी क्या है? आपका अल्लाह भला करे डाटा टाइप्स। सही। अब सवाल आता है व्हाट एन आइडेंटिफाई टेबल कंटेन्स, मतलब डाटा आइडेंटिफाई टेबल्स कंटेन। अब सवाल का जवाब दो जल्दी से। एक डाटा आइडेंटिफाइड टेबल क्या कंटेन करती है? जल्दी से जवाब दो। आज पता है क्या लग रहा है अब्दुल्ला? आज ऐसा लग रहा है कि अहमद साहब ने आपकी तस्वीर जो थी उसको डाउनलोड करके लगाया हुआ है और वो नाम चेंज करके आए हुए हैं अब्दुल्ला बन करके। ऐसी वाइब्स आ रही है। सही है अली वाजिद? बेहतरीन, सही है। कहान सारी आंसर चाहिए। व्हाट एन आइडेंटिफाई टेबल कंटेन्स डाटा आइडेंटिफाई टेबल। ये आपके पास पेपर का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है। डिस्क्रिप्शन टाइप्स बिल्कुल सही है। हाशिम जल्दी जवाब। इमाद जवाब। सही है। जुला खान जवाब चाहिए। सही है हाशिम। जुला खान जवाब। अच्छा, तीसरी चीज जो थी वो आपकी डिस्क्रिप्शन थी। सही। तीन चीजें बतानी है, 3 मार्क का सवाल था। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम, एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट दैट वेरिएबल डज, बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। अच्छा, स्पेसिफाई करके बात करना। यहाँ तक कोई इशू? ला 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 ला। चलो जी, बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम। सबसे पहली चीज वो आपसे सवाल करता है, 2 मार्क का सवाल आता है कि भाई एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या हैं? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट अ टास्क, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सपोज करो जैसे अब्दुल्ला अशफाक साहब ना हुए हुए हैं थोड़े कह लो क्या कहेंगे इसको, चलो अच्छा अल्फाज ढूंढते हैं। चलो अब्दुल्ला अशफाक साहब हुए हुए हैं बोर। सही है। ये आगे हमारे पास, चलो ये अच्छा है ना, फुल ट्विन पार्टी चल रहे हैं अब्दुल्ला अशफाक साहब। हाँ ये सही है, बस ट्विन पार्टी सही है। बस मिल गया मुझे, अपना अल्फाज मिल गया। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, अब्दुल्ला अशफाक साहब जो है वो फुल टोन हुए में आज। तो इस ये मेरी बेसिकली प्रॉब्लम है। इसके स्टेप्स क्या होंगे इसको सॉल्व करने के? सबसे आसान तरीका है, मैं जाऊं इनके जो पार्टिसिपेंट्स का वो होता है बेसिकली, आप कह लो एक फ्रंट एंड है, तो उस पर एक मोर का ऑप्शन दिया होता है, उस मोर के ऑप्शन पे जाऊंगा और ये सब बेसिकली स्टेप्स कर रहा हूँ मैं। फिर मैं नीचे जाके देखूंगा कि एक ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। सही है, तो मैं इस रिमूव के ऑप्शन को दबाऊंगा, या मैं कर देता हूँ पुट इन वेटिंग रूम। सही है। अब देखो अब्दुल्ला इशफाक साहब गायब हो चुके हैं यहाँ से। ये बेसिकली क्या था? सोल्यूशन था। समझ आई सबको? बेसिकली क्या हुआ है?
वापस लाते हैं यार इसको। नहीं नहीं, मीटिंग रूम में, मीटिंग रूम में। सही है, ये बेसिकली क्या होता है, अल्गोरिथम होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको हम कहते हैं अल्गोरिथम। सबको क्लियर है? देखो जरा, सबकी वजह से, तुम्हारी वजह से सबको समझ आ गया। फायदा हुआ नहीं वो फिर? एल्गोरिथम समझ आया? 2 मार्क का सवाल आता है कि भाई एल्गोरिथम होता क्या है। सबसे पहली चीज तुम लोग बताओगे कि भाई कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को कहते हैं हम एल्गोरिथम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम से याद कर लो, या टू इम्प्लीमेंट अ टास्क। अच्छा अली वाजिद, मैं फिर समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, चलो वापस आओ, वापस आओ, सब वापस आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो एल्गोरिथम फिर समझा रहा हूँ, सपोज करो मुझे एक पासवर्ड बनाना है, अलग अलग से मेरे पास जो वो है नंबर्स एंड डिजिट्स हैं, वो है 1 2 4 और 5। सही है, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे इन 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड बनाना है जो कि क्रैक नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। सही है, तो मेरे पास ये एक प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ भी करके पासवर्ड बनाना है। जब ये मेरे पास प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूंगा, कुछ कोड लिखूंगा, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करूंगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करूंगा। जब करने के बाद उन स्टेप्स को बेसिकली हम एल्गोरिथम कहते हैं। और वो स्टेप्स क्यों कर रहा हूं मैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुझे फेस हो रही थी। अब क्लियर हुआ अली वाजिद? टूटे दिल को जोड़ने का एल्गोरिथम क्या है? बताता हूँ, बताता हूँ। भाई ये तो आज मुझे पक्का अहमद लग रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, सही है, इसको लिख लो जल्दी से। 2 मार्क का सवाल आता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट अ टास्क, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आगे। अच्छा, स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम का एक सवाल आता है। 1 सेकंड देना। अच्छा जी, आगे देखते हैं। स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, अब उसको समझते हैं। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए, एल्गोरिथम क्या था हम लोगों ने अभी स्टडी किया, एल्गोरिथम बेसिकली क्या था, कोई भी स्टेप्स को, किसी भी प्रोग्रामिंग को हम लोग एल्गोरिथम्स कहते हैं। सही है। अब उन स्टेप्स की कुछ स्टेजेस होती हैं, मतलब पहले आप कोई डाटा इनपुट लोगे, जैसे हम लोग अगर पासवर्ड की बात करें, तो पासवर्ड के लिए मुझे 1 2 4 5 डिजिट्स जो है उनको इनपुट लेना पड़ेगा। तो पहले मैं इनको इनपुट लूंगा, जब मेरे पास डाटा आ जाएगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, फिर मैं उसके ऊपर प्रोसेस करूंगा, मतलब मैंने फैक्टोरियल लगाया, मैंने उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकाली, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारी चीजें लगाने के बाद उस, ये जब मैं लगा रहा हूँ ये बेसिकली मेरे प्रोसेस में आ रहा होगा, एडिशन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, सब चीजें करने में, ये सब किस स्टेज में लाई करती है, प्रोसेस की स्टेज में लाई करती है। और तीसरी स्टेज क्या है, आई पढ़ लो जल्दी जल्दी जल्दी। एक तो ये लोग बिना कसम से। अच्छा, तीसरी स्टेज क्या है हमारी, आउटपुट की स्टेज। मतलब आपके पास पासवर्ड बन गया है, आपने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रूल्स जितने भी थे वो सब लगा दिए, और उसके बाद आपने क्या किया है, अपने पासवर्ड को प्रिंट करके यूजर के सामने रख दिया। 3 स्टेजेस समझ आई? सबसे पहली स्टेज क्या है, इनपुट। दूसरी स्टेज क्या है, प्रोसेस। तीसरी स्टेज क्या है, आउटपुट। सही है, वो बेसिकली आपसे सवाल करता है, सवाल क्या करता है कि आपसे पूछता है कि भाई स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम बताओ, तो उसमें एक एक दे देगा, मतलब इनपुट दे देगा, प्रोसेस को खा जाएगा, आउटपुट दे देगा, ऐसे कर देगा। या फिर वो आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल्स बताओ। सही है, तो उनकी एग्जाम्पल्स पहले जो होती थी, पहले जो तुम लोगों को पेपर्स मिलेंगे वो तुम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। लेकिन अब जो सीन है वो 9618 के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपकी बेसिकली हट चुकी है। तो आप लोगों को अब स्यूडो कोड के अंदर ही उनको जो भी वो होगा, एग्जाम्पल होगी, वो लिख कर देनी होगी। मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मतलब क्या है इसमें, मैंने सबसे पहले N1 और N2 को इनपुट लिया है। अभी कोड समझ ना है कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लोग आगे डिटेल में करेंगे इसको, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी समझ रहे हैं। अच्छा,
सबसे पहले आपने एग्जांपल देख लो जल्दी, इनपुट n1 n2, मतलब मैंने दो नंबर्स को इनपुट लिया, n1 और n2 को ऐड किया, n1 प्लस n2, और उसको कहाँ स्टोर कर दिया, इक्वल्स टू आंसर, आंसर के अंदर स्टोर कर दिया। और उस आंसर को जब मेरे पास वैल्यू स्टोर हो चुकी है, मैंने उसको आउटपुट के अंदर प्रिंट कर दिया। कोई इन 3 स्टेजेस में मसला किसी को, या और इन डेप्थ जाऊं उसके? इसको मैं सवाल दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। सही है। ये तीन, मैं एक सवाल दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, 3 मार्क का सवाल आएगा, 4 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है, सही है। इसके अंदर उसने आपसे क्या दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने जबकि 2019 का भी सवाल देखा था, मैं वापस खोल लेता हूँ जल्दी से एक पेपर। इमाद क्या कहना चाह रहे हो? क्या समझ नहीं आ रहा? 1 मिनट खोल रहा हूँ, अभी मेरे पास दो स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन पे खोल रहा हूँ मैं। दूसरी स्क्रीन पे खुल जाएगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। मैंने यहीं पे देखा था एक सवाल, ये तो मार्क्सिंग खुल गई है भाई, जिंदगी अजीब होती है। एक कंस्ट्रक्ट का सवाल था, स्टेजेस का नहीं था। हाँ ये रहा स्टेजेस का सवाल। ये देखो जल्दी से पार्ट 2 देखो। बेसिकली ये क्या है आपकी, आप लोगों को इनको स्टडी करना होगा और इनसे बताना होगा कि भाई इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, सही है। इस कोड को आप लोग पढ़ेंगे, या आप लोगों को समझ आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जब हम फाइल का कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो ये आप लोगों को पूरा कोड समझ आ जाएगा। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई इनपुट ले रहे हैं हम, इसमें प्रोसेस कर रहे हैं या आउटपुट कर रहे हैं। बस आप लोगों ने टिक करना होगा यहाँ पे बैठ के कि भाई प्रोसेस था, ये आउटपुट हो रहा है, और ये हम लोगों का इनपुट है, सही है। ये सब चीजें आप लोगों को 4 मार्क्स इजीली दे सकती हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो हम लोगों ने ऊपर देख ली। इनपुट स्टेज होती है, प्रोसेस स्टेज होती है, और आउटपुट स्टेज होती है। 3 स्टेजेस हैं, फिर बोल रहा हूँ, किसी भी एल्गोरिथम की 3 स्टेजेस हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और वो आपसे एग्जाम्पल्स भी लिखवाता है, तो आप उसमें अपना सूडो कोड लिखेंगे और कोशिश करा करो तीनों लिंक हो। जैसे मैंने n1 और n2 लिए, फिर प्रोसेस के अंदर उन्हीं नंबर्स को इस्तेमाल करके आउटपुट निकाला और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और तीसरी स्टेज में उसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये आप लोगों का सवाल आता है अराउंड, एक्सक्यूज मी सर। पूछो। सर वो आपको ये बताना था कि मैं क्लास में 5 मिनट पहले आया हूँ। 8 मिनट पहले हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब मैं 5 मिनट पहले आया हूँ, ये कोई मेरा बहरूप ही है जो पता नहीं कब से बैठा हुआ है क्लास में मेरे नाम से। सही सही। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट पहले बंद कर यार। यार लंबी करने दो ना, तुम लोग उनको करने दो, उनकी आदत है वो भाई एक चीज सुन लो, सब मेरी बात सुन ले। अहमद और अब्दुल्ला अशफाक साहब जो हैं, वो बेसिकली पूरा यही क्रैश कोर्स पहले भी ले चुके हैं मेजून से पहले। अब वो एक तरीके से शैतान बन के टपके हैं, तो आप लोग प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए उनको और इग्नोर कर नहीं दीजिए। सर, सर सही है। शैतान नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी 5 मिनट पहले आया हूँ, ये यार मेरे ये नाम से कोई क्या और दिखा बैठा रहा हुआ है है, साहब। पुट इन वेटिंग रूम, कैसा है ये, क्या ऑप्शन है ये? चला गया है मैं, ओ। ये तो बात को समझो सब, इन लोगों की बातों में मत आओ और सिर्फ अपना पढ़ो, ठीक है। चलो सर ये दूसरा एमर मैं नहीं हूँ। बस ठीक है मेरी जान, कोई मसला नहीं है, आप पढ़ाई करो, हो गया। सिर्फ पढ़ो, कोई मसला नहीं, उसको बैठे रहने दो। अच्छा वापस आते हैं भाई। आप लोगों से वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स पूछता है, जो भी आप कोड लिखते हैं ना उसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई सूडो कोड लिख रहे हैं तो उसके क्या फीचर्स होंगे, वो सब आप लोगों को पता होने चाहिए। मतलब सपोज करो अगर मैं एक टीम के अंदर काम कर रहा हूँ, सब वापस आ जाए,
सही है, मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, एक मिनट। अम्म, जिसको भी बोलना हो ना माइक खोल के बात कर ले, सही है? भाई पढ़ लो फिर, पढ़ने दो फिर। ठीक है, आप असली हो, आप असली हो। चलो वापस आते हैं। अब जरा फोकस करो, इस सवाल को पढ़ो जल्दी से। A software developer is writing a program and includes several features to make it easier to read and understand. अच्छा, इस सवाल को समझने के लिए मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, सपोज करो मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करता हूँ, और मेरे साथ कौन काम कर रहा है? अब्दुल्ला खान काम कर रहा है, सही है? एक समझ लो कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक तरीके से काम करता है मेरे साथ ही। अच्छा, एक पर्टिकुलर कोड पे मैं काम कर रहा था, और उसके बाद वाले कोड पे अब्दुल्ला खान काम करेगा, सही है? ये हम लोगों ने अपने काम को डिवाइड किया हुआ था दो हिस्सों में। वो हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा, जब हम लोग मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फंक्शंस और प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, हमने उसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके, एक मैंने क्या किया है कि सबसे पहले कोड मैं लिखूंगा, और अपना कोड लिखने के बाद मैं अब्दुल्ला खान को दे दूंगा सेम कोड, और वो अब्दुल्ला खान उस कोड को आगे कंटिन्यू करेगा। अब देखो, मुझे कुछ ऐसी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि बेसिकली अब्दुल्ला खान जब उस कोड को पढ़े तो उसके लिए आसानी से उसको वो कोड समझ आ सके। इजी टू अंडरस्टैंड, ये देखो, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड क्या मतलब हुआ? जब अब्दुल्ला खान मेरा कोड पढ़े तो उसमें कोड के अंदर ऐसी क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए, जिसकी वजह से अब्दुल्ला खान जो है वो मेरे कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके और उसको पढ़ सके। सही है? उसकी कुछ फीचर्स हैं, इनको पहले लिख लो, मैं एक एक फीचर को एक साथ तुम लोग को समझाता हूँ। सबसे पहला फीचर है इंडेंटेशन, दूसरा है ब्लैंक लाइंस, तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स, चौथा है सेंसिबल वेरिएबल नेम, पांचवा है कमेंट्स, छठा है प्रेटी प्रिंट। सही है? जल्दी से लिखो, जल्दी हो जाए जिस जिसका वो मुझे बताता रहे। लिख लिया तो मुझे जल्दी से चैट पे जवाब दे दो। सब ये 6 फीचर्स हैं। वो आपसे पूछता है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि दूसरों को मदद करेंगे कोड को समझने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने तुम लोग को अभी सवाल भी दिखाया था फीचर्स का ना, एक 2019 में ही सवाल है। हो जाए तो बताओ मुझे, मैं एक एक को फिर समझाता हूँ। सर ये एक दफा दोबारा रिपीट कर दें अगर कर सकते हैं तो। क्या रिपीट करूँ? यही आइडेंटिफिकेशन, ब्लैक लाइंस, कैपिटलाइजेशन, अभी तो पढ़ाया सेंसिबल भी नहीं है। कमांड्स। मुझे तो आप पढ़ा चुके हैं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप रिपीट कर दें। तो मेरी जान क्या चल रहा है अभी? रिपीट ही, वही एक तरीके से तुम्हारे लिए पूरा रिपीट ही हो रहा है ना। अभी बता रहा हूँ, अभी सब्र करो। लिख लिया आप लोगों ने? तो मुझे बताओ जल्दी। हाशिम, इमाद, अली वाजिद, चलो बेहतरीन, तक काफी है। ठीक है, समझ गया। अब सुनो, अब गौर से सुनो। एक एक फीचर को हम लोग गौर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को ना इसका कोड भी दिखाता हूँ साथ साथ, ताकि तुम लोग मुझसे रिलेट कर सको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आओ जी। अब्दुल्ला खान, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन सब ने पढ़ा हुआ है। तो अब्दुल्ला, अशफाक के मैसेज देखोगे ना? तुम्हारी सोच है कि उसकी कितनी अच्छी तैयारी थी, लेकिन ऐसी घेरते हैं ऐसे लोग, समझा करो ये दुनिया बहुत वो है। ये दुनिया पानी तो है, वो अलग बात है। आओ जी। अच्छा, सबसे पहला फीचर पढ़ रहे हैं हम लोग इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है? आओ देखो, इस कोड को देखो। मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? मैं एक काम करता हूँ ना, इसको अभी
नो। अच्छा, हम देखते हैं। सबसे पहला फीचर दिमाग में रखो, इंडेंटेशन, सही है, और ब्लैंक लाइंस। इंडेंटेशन और ब्लैंक लाइंस और कैपिटल। अच्छा, आप लोगों ने लिखे हुए नहीं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग इसको सीखते हैं, स्क्रीन को छोटा करते हैं और छोटा करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं। अच्छा। अच्छा, सबसे पहला फीचर हम लोगों ने क्या देखा, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होती है, आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब भी आप लोगों को एक अलग पैराग्राफ दिखाना होता था, तो आप लोग क्या करते थे, दो उंगलियों की जगह एक छोड़ते थे। बिल्कुल जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया जो भी लिखा, इसके बाद ये बेसिकली मेरी इंडेंटेशन हो जाती थी, और फिर जब मैं दूसरी लाइन से स्टार्ट करता था, इस ब्लॉक के नीचे से स्टार्ट करता था। मतलब बेसिकली मुझे एक आइडेंटिफाई करवाने का ये तरीका है कि ये बेसिकली क्या है, एक अलग हिस्सा है, एक अलग पैराग्राफ है। ऐसे ही आप लोगों का बेसिकली प्रोग्राम के अंदर होता है। अगर मैं गौर से दिखाऊं तुम लोगों को, तो शेप्स बनाते हैं, ये देखो, एक प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, तो उसके अंदर जो जो चीजें हुई हुई हैं वो सब इंडेंट करके उन्होंने लिखी हुई हैं। ये हम लोग को सिर्फ इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि भाई ये सब चीजें जो हैं, जो कि ये डिक्लेयर, फॉर, नम, अटेम्प्ट, वाइल, एंड वाइल, ये सब चीजें आप लोगों को अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन सिर्फ इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करो। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन की वजह से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये सारा जो कोड है हम लोगों का, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, यहाँ से लेकर ये सारा जो कोड है, ये बेसिकली किसके अंदर है, प्रोसीजर के अंदर है, और ये प्रोसीजर का हिस्सा है। ये हम लोगों को इजीली पता चल पा रहा है। आगे देखते हैं, एक फॉर का लूप देखो, ये फॉर के लूप के अंदर इन्होंने इंडेंटेशन दी हुई है। इस इंडेंटेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो चीजें हैं, माई एरे इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, ये आप लोगों का क्या है, एक फॉर लूप के अंदर चल रहा है। सिर्फ इंडेंटेशन से हम लोगों को क्या समझ आता है, जो भी दूसरा बंदा होगा वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि भाई कौन सी चीज किस चीज का पार्ट है। सही है, इंडेंटेशन क्लियर है सबको? हाशिम क्लियर, सही है। आगे अब्दुल्ला खान क्लियर, तान सारी क्लियर है? सही है, बेहतरीन। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरी हम लोगों के पास इंस्ट्रक्शन है ब्लैंक लाइन की। ब्लैंक लाइन बिल्कुल क्या है, कुछ लाइंस को छोड़ना, उनको हम लोग ब्लैंक लाइन कहते हैं। उससे हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं लूप्स के अंदर। जैसे डिक्लेरेशन है ना, ये आप लोगों के ऊपर देखो डिक्लेरेशन हो रही है। मतलब डिक्लेरेशन क्या होती है, सारे वेरिएबल्स की डेटा टाइप को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई ये जो मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया है, ये कौन सी डेटा टाइप का है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन की सब चीजें करनी पड़ती है, वो हम लोग सीख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद मैंने ये पूरी एक लाइन छोड़ी है, ये देखो, इसको कहते हैं ब्लैंक लाइन। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएट करिए, अगर मैं सब चीजों को एक ही साथ लिख देता अजीब सा लगता, और उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता कि भाई डिक्लेरेशन कहाँ हो रही है, फॉर का लूप कहाँ लग रहा है। देखो, ये फॉर का लूप एंड हुआ, उसके बाद उन्होंने ब्लैंक लाइन दे दी, फिर उन्होंने कोई इनिशियलाइजेशन करवाई, उसके बाद जगह दे दी, फिर वाइल का लूप आया, उसके बाद जगह दे दी। ये सब होती है ब्लैंक लाइंस। इससे आप लोग को इजीली पता चल रहा है कि कौन सी चीज कहाँ और क्या है। मतलब फॉर के लिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक लाइन पे एक लाइन लगाऊं, तो ये बेसिकली आपके जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ये सब अलग अलग आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं। समझ आ गया आप लोगों को ब्लैंक लाइंस? फीचर नंबर 2 क्लियर है? चलो, अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स, तीसरा हम लोगों का फीचर है कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स। मतलब अब देखो, इसमें गौर करो जरा, मैं सब इरेज कर रहा हूँ बाकी। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों का प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, वो क्या है, जैसे इसमें सपोज करो प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर क्या है आपका, प्री डिफाइंड एक, वो है आप कह लो कि प्री डिफाइंड। चलिए वाजिद पूछना है। सही है। अच्छा,
कुछ भी प्री डिफाइंड जितने भी वो होते हैं आप लोगों के कीवर्ड्स कह लो, वो बेसिकली क्या हुए हुए हैं, सब कैपिटलाइज हुए हुए हैं। डिक्लेयर, डिक्लेयर कैपिटलाइज, डिक्लेयर कैपिटलाइज, फॉर जैसे, एंड फॉर जैसे देखो। उसके बाद ये सब तो वेरिएबल्स के नाम है, ये कैपिटलाइज नहीं होते। वाइल हो गया, इफ की कंडीशन में देखो, देन, एंड इफ देखो, एंड वाइल देखो, आउटपुट देखो, एंड प्रोसीजर देखो, ये सब क्या हुए हुए, कैपिटलाइज हुए हुए। ये सब बेसिकली हम लोग के कीवर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि भाई ये कौन सी चीज हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर। सही है। तो इनको अगर हम कैपिटलाइज रखते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि क्या कीवर्ड्स हम लोग कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथे के अंदर क्या है, फोर्थ हम लोग का फीचर जो है वो है सेंसिबल वेरिएबल नेम। अच्छा, सेंसिबल वेरिएबल नेम क्या होता है, जल्दी से देखते हैं उसको। देखो, कोई भी वेरिएबल का तुम लोगों को नाम चूज करना पड़ता है। जैसे मैंने ऊपर देखो एग्जाम्पल में, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। ऐसे वेरिएबल के नेम चूज किया करो, मतलब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स ले लिया उन्होंने, एक्स इक्वल्स टू 5। सही है, एक्स इक्वल्स टू 5। अब तुम लोगों को अगर देखोगे एक्स इक्वल्स टू 5, सिनेरियो क्या दिया हुआ है, मैंने अपने दिमाग के अंदर क्या रखा हुआ है, जब मैं कोड कर रहा हूँ ना, पहले मैंने कोड करना था और फिर अब्दुल्ला खान ने कोड करना था। तो जब मैं अपना कोड कर रहा था, मेरे दिमाग में तो था कि भाई एक्स जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर है। लेकिन अब्दुल्ला खान को तो ये नहीं पता। अब क्या मसला आएगा, एक्स इक्वल्स टू 5, वर्किंग सब सही होगी, आंसर सब सही आएगा, लेकिन मेरे एंड तक रहेगा ये। अब अब्दुल्ला खान जब होगा, अब्दुल्ला खान ने देखा भाई एक्स इक्वल्स टू 5, उसको तो समझ ही नहीं आएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये एक्स बेसिकली क्या है। तो अगर मैं इसका नाम रखता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 5, एक सेंसिबल नाम रखता, तो अब अब्दुल्ला खान इसको जब पढ़ेगा तो बेसिकली उसको इजीली समझ आ पाएगा कि भाई ये वेरिएबल के अंदर क्या चल रहा है, क्या स्टोर हुआ है। क्लियर हुआ? सेंसिबल वेरिएबल नेम क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं पांचवा फीचर, जो कि है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम कोड के अंदर कमेंट्स इस्तेमाल नहीं हुए थे। कमेंट्स बेसिकली होते हैं, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 5 की एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एक्स इक्वल्स टू 5 के बाद मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा। कमेंट कैसे लिखते हैं, अब वो जरूरी नहीं है आप लोगों को समझना, बस इसको समझ लो कि बेसिकली क्या होता है कमेंट्स। आप लोगों के कुछ भी, मैं एक्स इक्वल्स टू 5 मैंने लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिख दिया कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या मतलब हुआ, मैंने उसको कमेंट लिख के बता दिया। कमेंट जो होता है वो आप लोगों को कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इंग्लिश में लिखा होता है, कभी भी ट्रांसलेट नहीं होता, वो बेसिकली कोड का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। अलग अलग तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, हैशटैग जैसे पाइथन के अंदर डबल स्लैश हो गया, ये सब तरीके हैं, और एक स्टार, फॉरवर्ड स्लैश, फिर स्टार, ये सारे तरीके होते हैं। अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग तरीके कमेंट्स को बताने के। अब मैंने कोई भी, अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये फॉर लूप है, सेपरेट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो ये फॉर लूप है ना, मैंने यहाँ पे एक कमेंट बना दिया। कमेंट क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज अ फॉर लूप, दूसरे बंदे को समझाने के लिए करते हैं ये, दिस इज अ फॉर लूप। अब जब भी ट्रांसलेशन हो रही होगी ना इस कोड की, तो वो इस लाइन पर आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर इस लाइन को स्किप कर देगा, और फिर यहाँ तक आगे से इसकी ट्रांसलेशन करना शुरू कर देगा। बेसिकली इसको मैं कोड नहीं कहूंगा, बस सपोज करो एज अ स्टिकी नोट समझ लो उसको, दूसरे बंदे को समझाने के लिए। जैसे मैंने फॉर लूप था, मैंने इसके ऊपर लिख दिया दिस इज अ फॉर लूप विच चेक्स अ फ्लैग, ऐसे कर लो। फ्लैग क्या होता है उसको हम बाद में सीखेंगे, विच चेक्स अ फ्लैग। सही है, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, इंग्लिश में मैसेज लिखकर दे दिया उसको एक तरीके से, कि ये जो फॉर लूप है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक फ्लैग को चेक कर रहा है। क्लियर हुई बात कमेंट वाली? कमेंट सा क्लियर है सबको? चलो, अब ये है छठा। छठा क्या है, प्रेटी प्रिंट। प्रेटी प्रिंट क्या होता है, देखो, अगर तुम लोग इस एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ नहीं पाते प्रेटी प्रिंट होता क्या है, क्योंकि ये सब ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन जब तुम लोग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करोगे ना, तो इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, कोई अगर एग्जाम्पल पढ़िए।
ये देखो, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। बेसिकली क्या है, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मुझे अपना प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो इसके अंदर देखो अलग अलग कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इससे मुझे डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाती है अगर मैं प्रेटी प्रिंट का, ये बेसिकली फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि बेसिकली क्या होता है, अलग अलग कलर्स अलग अलग चीज़ों को होते हैं। मतलब इक्वल्स टू का अलग कलर है, जैसे कोई अगर कीवर्ड्स हैं तो उनका डार्क कलर दे दिया उन्होंने, बाकी सबको वाइट कलर दे दिया। ये सब चीज़ें प्रेटी प्रिंट के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीज़ों को। कोई मसला? ये हो गए आपके 6 फीचर्स। अब वो आपसे सवाल ये करता है कि भाई वो कभी आप लोगों को ये प्रोग्राम कोड दे देगा। इसके अलग अलग सवाल सुन लो जल्दी से। कभी वो आपको ये प्रोग्राम कोड दे देगा, एक कोई भी कोड देगा, और आपसे पूछेगा कि भाई इसके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स नहीं हैं जो कि विच विल मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो तुम लोग इसको आइडेंटिफाई करोगे, देखोगे कोड को बैठ के कि भाई इसके अंदर कीवर्ड्स जो है वो आपका कैपिटलाइज हुए हुए, इंडेंटेशन दी हुई है या नहीं दी हुई, और जो नहीं होंगे उसको लिख दोगे। और कभी वो सवाल ऑपोजिट भी कर सकता है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं इसमें जो इस्तेमाल हुए हैं कोड के अंदर, वो बताओ। तो तुम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि भाई इसमें इंडेंटेशन हुई हुई है, ब्लैंक लाइंस हुई हुई है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स है, सेंसिबल वेरिएबल नेम्स है, कमेंट्स है। समझ आई? कैन यू रिपीट इंडेंटेशन? चलो मैं इंडेंटेशन बता देता हूँ। देखो अब्दुल्ला खान, इंडेंटेशन के लिए एक चीज से याद रखो, वो है आपका इंग्लिश के पैराग्राफ्स। सही है, इंग्लिश के पैराग्राफ्स के अंदर हम लोग देते हैं इंडेंटेशन। क्यों देते हैं, कुछ आइडिया? इंडेंटेशन आपकी जो टीचर थी इंग्लिश की, वो क्यों आपसे इंडेंटेशन दिलवाती थी? जवाब जवाब। इजियर टू रीड नहीं, बेसिकली क्या होता था, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते थे अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर। ऐसा था, मतलब जो भी अलग अलग इंडेंटेशन आता था मतलब अलग पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, मतलब जब भी अलग पैराग्राफ स्टार्ट होता था तो हम लोग एक इंडेंटेशन देते थे। ऐसा है? चलो, बिल्कुल सेम चीज आप लोगों के कोड के अंदर भी हो रही होती है। इंडेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें जब ये सब पढ़ लोगे ना, फॉर ये वाइल लूप्स वगैरह फंक्शंस, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इस कोड को देखते हैं हम लोग। सब चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ इसके ऊपर से, सिर्फ इस कोड को देखते हैं हम लोग। इस कोड में तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कुछ चीजें आगे हुई हुई हैं, कुछ चीजें पीछे हैं। जैसे ये देखो, ये प्रोसीजर पीछे लिखा हुआ था और उसके अंदर इंडेंटेशन देके ये सब चीजें जगह छोड़ के उन्होंने लिखा हुआ है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सही है, ये तो प्रोसीजर की हो गई। अब देखो, अगर गौर से देखो यहाँ पे ना, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन्होंने इंडेंटेशन दी हुई है, मतलब फॉर लिखा हुआ है, उसके नीचे जगह खाली है, और फिर एंड फॉर आ गया है। अब मुझे इससे पता क्या चल पा रहा है कि एक लूप है। फॉर क्या होता है, बेसिकली एक लूप होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को 50 दफा कर रहा है ये। अब मुझे ये पता चल पा रहा है फॉर के लूप के अंदर जो इंडेंटेशन हुआ है कि ये माई एरे इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स जो है, वो बेसिकली क्या हो रहा है, 50 दफा हो रहा है। किसके अंदर है? लूप के अंदर है। मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि कौन सी चीज किसके अंदर है। बात समझ आई? अब अगर वाइल का देखते हैं, ये वाइल का मैंने इंडेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि बाकी का जितना भी कोड है ना, ये वाला, ये सब वाइल के लूप के अंदर लाई करता है। ये इंडेंटेशन का फायदा है। कोई मसला? चलो बेहतरीन। सवाल देख लो जल्दी से, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं वापस से बड़ा कर देता हूँ, उसको सेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। आज अब्दुल्ला खान तुम्हें पढ़ा है या ये अब्दुल्ला खान को मारा किसी ने, उसने अब्दुल्ला इशफाक को? समझ नहीं आ रहा आज मुझे ना इसका, लग ही नहीं रहा आज तो। चलो ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन 6 देखो जल्दी से। A software developer is writing a program and includes several features to make it easier to read and understand. One of the feature is use of indentation. उसने एक बता दिया कि भाई इंडेंटेशन है, बाकी के 3 फीचर बता दो जल्दी से। जवाब चाहिए मुझे तीनों का, सबका। कोई भी 3 बता दो, 6 याद किए मैं, उसमें से एक इंडेंटेशन है, 5 बता दो। 5 में से कोई 3।
जवाब 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 जवाब। आह, सही है अब्दुल खान। पेपर स्टॉक बिल्कुल सही है। इमाद बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। सही है बिल्कुल सही है। चलो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग का आ गया। तहा अंसारी क्लियर है ना? अंसारी का मैसेज नहीं आया। तहा अंसारी आंसर नहीं आया अभी तक तुम्हारे। अच्छा आ गए, सही 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 सही, सॉरी। अच्छा मैं देख लिया। चलो ठीक है, सबको क्लियर हो गया। रीजनेबल नहीं है हाशिम। रीजनेबल अलग होता है, सेंसिबल है ये। पढ़ लो जल्दी से। रीजनेबल अलग चीज है और सेंसिबल अलग चीज है। चलो। अच्छा कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपकी आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। कौन कौन सी? सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, और फ्लो चार्ट क्या होता है। ये बेसिक डेफिनेशंस है। मतलब सपोज करो कि सूडो कोड और फ्लो चार्ट तो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। बस सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को वो देख लो कि बेसिकली मतलब होते क्या है। देखो, सोर्स कोड हम उसको कहते हैं जो कि बेसिकली आपका हम अल्गोरिथम कोडिंग को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। मतलब जो भी हम लोगों ने कोडिंग लिखी होती है, कोड ऑफ सोर्स। चलो ये भी सही है। तो ये सोर्स कोड बेसिकली क्या है? आपका अल्गोरिथम को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, जो कि हम लोगों ने एक्सप्रेस किया हुआ था किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब पाइथन हो गई, जावा हो गई, ये सब आपकी लैंग्वेजेस है। इसके अंदर जो भी आप लोग कोडिंग करते हैं और जो भी आपका, जैसे मैंने अभी नीचे जो तस्वीर दिखाई हुई थी तुम लोगों को, जिसमें वो पर्पल और वो पिंक कलर्स, वो सब कलर्स इस्तेमाल हुए हुए थे, वो सब बेसिकली क्या था? तुम लोग का सोर्स कोड था, जहाँ पे सारा आपका कोडिंग हुई हुई थी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कोड। पढ़ो जल्दी से इसको। इट रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन डिजाइन एल्गोरिथम एक्सप्रेस इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। कोई मसला सोर्स कोड में? सोर्स कोड इज हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड इज मशीन कोड। अच्छा, सोर्स कोड इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज, सबसे पहली चीज। मशीन कोड भी नहीं। अब सुनो, अली वाजा सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सोर्स कोड, सिर्फ सोर्स कोड का करो अभी। सिर्फ सोर्स कोड का सुनो। सोर्स कोड बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती। उन पर्टिकुलर स्टेप्स को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। उन पर्टिकुलर स्टेप्स को, जो तुम एल्गोरिथम लिख रहे हो, उन स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। लेकिन वो जो स्टेप्स हैं, वो किसी ऐसी नॉर्मल सूडो कोड के अंदर या आपके फ्लो चार्ट के अंदर, उसके अंदर अगर हुए हुए हो, सिर्फ आप लोगों ने बेसिक वो लिया हुआ, कॉन्सेप्ट लिया हुआ कि आप लोग इसको सॉल्व कैसे करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उसको हम सोर्स कोड नहीं कहेंगे। जो भी आप लोगों का सोल्यूशन है, स्टेप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखे हुए हैं, उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। अब क्लियर हुआ या रिपीट करो? अली वाजिद क्लियर है? ये पूछो जल्दी से। Can we say that source code is the code before translation to code? The Nope, we cannot say that. अली वाजिद, इसमें जो तुमने लिखा है ना, इसके अंदर सिर्फ ऊपर का सब सही लिखा है। कैन वी से दैट सोर्स कोड इज द कोड बिफोर ट्रांसलेशन, यहाँ तक का सही है। लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो नहीं है। डायरेक्टली कभी भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ इफ और वाइल एंड वाइल, ये सब क्या है? सोर्स कोड है। लेकिन क्या है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ आपका मशीन कोड अंडरस्टैंड करता है। उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा सोर्स कोड। क्लियर है? सर मैंने कहीं बस सुना था ऑब्जेक्ट कोड इज मशीन कोड। अच्छा अब सुन लो। हाँ हाँ अली वाजिद, अभी तो मैं ऑब्जेक्ट कोड पे आया ही नहीं हूँ ना। अभी मैं किस पे हूँ? अभी मैं सिर्फ सोर्स कोड समझा रहा हूँ। अभी मुझे सिर्फ सोर्स कोड का बताओ कि सोर्स कोड तुम्हें क्लियर है? सिर्फ सोर्स।
बस इतनी सी बात थी। अच्छा, अब समझते हैं ऑब्जेक्ट कोड। जल्दी से इसको लिख लो पहले, ताकि फिर मैं इसको समझाऊं जल्दी से। सिंपल तरीके से समझाऊं, अगर हम सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर दें, जो भी हम लोग का ट्रांसलेटेड वर्जन होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। समझ आई? सबसे आसान तरीका समझने का, जो भी सोर्स कोड है उसको अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं, वो बेसिकली मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। अली वाजिद, अब जो तुमने बात की है कि ऑब्जेक्ट कोड जो होता है मशीन कोड के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से इसको लिखो। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन स्टेज। अच्छा, इंटरप्रेटर जो होता है, दो कंपाइलिंग की स्टेजेस है ना, दो ट्रांसलेशन आपके बेसिकली तरीके हैं। कौन कौन से? कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, और असेंबलर भी है। असेंबलर जब आपका असेंबली लैंग्वेज कोड को देखता है, इंटरप्रेटर जो है आपका लाइन बाय लाइन देखेगा, आपका कंपाइलर जो है वो एक साथ कंपाइल करेगा। तो कंपाइलर जो बेसिकली है वो आपका मशीन कोड तैयार करके रखता है, ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, लेकिन इंटरप्रेटर नहीं बनाता। जल्दी से इन 3 पॉइंट्स को पढ़ लो एक दफा। कोई मसला हो तो मुझसे पूछो अभी। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेन लाइन ना इसके अंदर, पूरे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, द ऑब्जेक्ट कोड इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड, ये आप लोगों की मेन लाइन है। ये याद होनी चाहिए पक्का पक्का। अच्छा, सूडो कोड की बात करते हैं। सूडो कोड बेसिकली आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। सूडो कोड आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको सूडो कोड के अंदर लिखते हैं। एक बेसिकली कह लो सब लोग उसको समझ सकते हैं। मतलब जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती ना, तो वो इजीली सूडो कोड को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उससे कोई आपका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आता। आपको उसको कोड करना पड़ेगा हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन बेसिकली एक आप लोगों को एक पर्टिकुलर सिंटेक्स मिल जाता है, आप लोगों को एक पर्टिकुलर थिंकिंग मिल जाती है कि भाई इसको ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होगी। सही है, जल्दी से इसको पढ़ो। इट इज अ वे ऑफ यूजिंग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम। डिस्क्राइब पे फोकस करो। डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ समझाना, सिर्फ समझने के लिए होता है, विदाउट फॉलोइंग द सिंटेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स इसमें फॉलो नहीं हो रहा होता। यहां तक हो गया? नहीं, ड्राई रन तो बेसिकली अलग ही चीज है, उसको ड्राई रन से कंपेयर मत करो। ड्राई रन करेंगे हम आगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ड्राई रन तो बेसिकली ट्रेस टेबल है ना, उसको तो एरर चेक करने के लिए करते हैं हम लोग ड्राई रन। मैं समझा दूंगा, ड्राई रन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अभी बस सिर्फ इतना समझो कि सूडो कोड क्या है। सूडो कोड बेसिकली कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने का तरीका है किसी भी एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन उसमें कोई प्रॉपर सिंटेक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे होते। मतलब फॉर लूप के बाद कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई कॉलन लगाओ, कुछ लोग कहते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है बस इंडेंटेशन दे दो तो आप लोगों का फॉर लूप रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सिंटेक्स होते हैं, अगर वो फॉलो नहीं करते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपका आंसर ही नहीं आता। लेकिन सूडो कोड में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बेसिकली क्या है, सिर्फ एक डिस्क्राइब करने का तरीका है एल्गोरिथम को। और फिर जब सूडो कोड लिख लिया जाता है, एक आइडिया सबको हो जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर लोग उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। सूडो कोड क्लियर हुआ सबको? इमाद? ओके सर, आई एम कमिंग। चलो ठीक है। फ्लो चार्ट देखो। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। फ्लो चार्ट भी बिल्कुल सेम चीज है। फ्लो चार्ट से बेसिकली क्या हो रहा है, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तस्वीरों के जरिए, शेप्स के जरिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके किसी भी प्रॉब्लम को आप डिस्क्राइब करते हैं, सॉल्व करते हैं।
एक पर्टिकुलर फ्लो में, फ्लो का लफ्ज बहुत जरूरी होता है फ्लो चार्ट में, इसकी एक अलग क्लास होगी, तो अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर मुझे उसमें उस क्लास के अंदर पूछ लेना बेसिकली। लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को शेप्स के अंदर सॉल्व करना, शेप्स के मदद से सॉल्व करना, उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। सही है। यहाँ तक डेफिनेशंस के अंदर किसी को कोई मसला? चार डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी किए। जवाब चाहिए भाई जल्दी, ताकि आगे बढ़ूं। सही। ठीक है। ठीक है जी। चलो, अब हम स्टडी करेंगे फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब तक मेरा लेक्चर कहाँ तक नहीं पहुंचेगा, जो आज तक मैंने आज का जो मैंने अपना टारगेट रखा है, टेस्ट डाटा, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा करने, आईडीई मुझे पूरा कराना है, यहाँ तक। आईडीई तक अगर नहीं होगा तो आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो अब थोड़ा फोकस होके सुन लो। चलो वापस आते हैं। सबसे पहली चीज, फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। अच्छा, आपसे वो सवाल करता है कि भाई कंस्ट्रक्ट कैसे हैं। अभी हम लोगों ने जो वो देखा था ना, पेपर जो देखा था, वापस से दिखा देता हूँ। ये देखो, अब ये सवाल आया 4 मार्क का, कंप्लीट द टेबल फॉर टू अदर कंस्ट्रक्ट। उसने चार में से आप लोगों को दो दे दिए हैं। वन कंस्ट्रक्ट इज सीक्वेंस, ठीक है, algorithm may be expressed using four basic concepts, one construct is sequence। अच्छा, कोई भी दो और बता रहे हैं। एक आपको क्या दे दिया उसने, कंस्ट्रक्ट सीक्वेंस दे दिया है, और बाकी उससे आपने दो और पूछ रहे हैं, और उसकी सूडो कोड की एग्जांपल। मुफ्त के 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर इस सवाल को आप गौर से देख लो। सही है। ये सब बच्चों वाली चीजें जो आप लोगों को फ्री के मार्क्स देंगी इस पेपर के अंदर। कौन गायब हो गए? अहमद साहब गायब। चलो, फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखकर दिया हुआ है आप लोगों को। कोई भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, कोई भी कोड आप लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या ऐसी चार चीजें मिलती हैं, चार इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका बेसिकली कोड होता नहीं है। जल्दी से देखते हैं। पहला कंस्ट्रक्ट देख रहे हैं हम लोग, असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को कोई एक पर्टिकुलर नेम असाइन कर देना। मतलब जो मैं ऊपर कर रहा था, अभी हम लोग डेटा टाइप से पढ़ रहे थे कि 5 वैल्यू थी, उसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया था x, उसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट। सही है। एक्सप्लेनेशन मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे सपोज करो कि एक वेरिएबल मैंने बनाया फ्लैग के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन की है। क्या वैल्यू असाइन की है? ट्रू। इसको मैं कहता हूं असाइनमेंट। किसी भी चीज को असाइन करना, कोई भी आइडेंटिफायर, कोई भी नाम। मतलब सपोज करो एक नाम है, एक नंबर है 5, इसको मैंने कुछ भी आइडेंटिफाई कर दिया, किसी एक नाम दे दिया इसको, सपोज करो नंबर नाम दे दिया मैंने, तो इसको कहूंगा मैं असाइनमेंट। ये सब किस कैटेगरी में आएगा? असाइनमेंट का। जल्दी से इसकी डेफिनेशन पढ़ो। वैल्यू इज गिवन अ नेम, कोई भी वैल्यू है उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है, आइडेंटिफाई बेसिकली। नेम को हम आइडेंटिफाई भी कहते हैं। और द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ गिवन आइडेंटिफायर इज चेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट टू जो लिखा हुआ है और वाला, और के बाद जो लिखा हुआ है, वो मुझे कोई समझाए। चलो कह लो। इशफाक साहब सही है। सही है, अली वाजिद सही है। ये किसने लिखा था? अच्छा, अब्दुल अशफाक ने लिखा है। सेम वैल्यू पे वैल्यू डिफरेंट असाइन कर दी, बिल्कुल सही है। मतलब पहले मैंने नंबर को वैल्यू दी थी एक 5, और फिर से मैंने नंबर को एक वैल्यू दे दी 4। या मैं इसको कर सकता हूँ, नंबर को वैल्यू दे दी मैंने नंबर -1। इस कॉन्सेप्ट को समझो जल्दी। नंबर इज इक्वल टू नंबर -1, क्या मतलब हुआ?
हाँ, वेरिएबल्स जो है वो बेसिकली आपकी वैल्यूज उनकी चेंज होती रहती हैं। अच्छा, अब इसको समझो। पहले नंबर की वैल्यू क्या थी? 5 थी। अब मैं कह रहा हूं, अब जो नया नंबर है वो बेसिकली क्या है? पुराने वाले नंबर की वैल्यू -1। तो नंबर के अंदर क्या स्टोर हो गया? 4 स्टोर हो गया। तो बेसिकली ये सब काम जो है आपका असाइनमेंट हो रही होती है। क्लियर है? आइडेंटिफाई कर पाओगे? लिख सकते हो अब असाइनमेंट। और उसके बाद तुमने ये कोड की एग्जांपल दे दी। हो जाएगा यहां तक? चलो आगे देखते हैं। पहला कंस्ट्रक्ट हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इमाद कुछ पूछना है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, पहली हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट देखी असाइनमेंट, दूसरी कंस्ट्रक्ट देख रहे हैं सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस क्या है? देखो, जब भी हम लोग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ना, तो हमेशा उसके सीक्वेंस में चलना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी है? 3 सीक्वेंस, 3 स्टेजेस पढ़ी हैं। अगर आप इनपुट नहीं लोगे, आपके पास डेटा नहीं होगा। जब आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते। जब आप प्रोसेस करके किसी के अंदर स्टोर नहीं करोगे तो भाई आउटपुट ही नहीं कर सकते। हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि पहले आप नंबर्स को इनपुट लोगे, जब आपके पास डाटा आ जाएगा फिर उसके बाद आप प्रोसेस पे जाओगे, फिर उसके बाद आउटपुट पे जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आउटपुट आपने पहले लिखा हुआ है। आउटपुट आपने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। सपोज करो इनपुट n1 कॉमा n2। सही है? उसके बाद आपने लिखा है आउटपुट आंसर। और यहाँ पे आप लोग कर रहे हो आंसर जो है वो बराबर है किस चीज के? n1 प्लस n2 के। बेसिक चीज बिल्कुल। मतलब क्या हुआ अब इसमें? अगर देखो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा तो ये कोड हमारा गलत है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए। ये लाइन जो है कभी भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आंसर की इस वक्त तक कोई वैल्यू नहीं है। आंसर की वैल्यू कब आएगी? उसके बाद वाली लाइन में। तो बेसिकली ये सब सीक्वेंस के अंदर काम होंगे, जब ही जाके आपका कोड जो है वो सही रन होगा। ये हो गया आप लोगों का नंबर 2। क्या नंबर 2? कंस्ट्रक्ट। जो हम लोग के 4 बेसिक कंस्ट्रक्ट है, उसमें हम लोग का सबसे जो नंबर 2 है उसको स्टडी कर लिया, असाइनमेंट स्टडी कर लिया, सीक्वेंस स्टडी कर लिया। पढ़ लो जल्दी से। अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर परफॉर्म वन आफ्टर अनदर। तीसरा कंस्ट्रक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सिलेक्शन। अच्छा, अब सिलेक्शन को जरा गौर से समझो, इसको हम लोग आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे। इसकी जो सिलेक्शन की क्लासेस हैं वो अलग होंगी, लेकिन अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन बेसिकली क्या होती है? क्या चाह रहा है भाई? अच्छा, सिलेक्शन क्या होती है? अब सुनो। कुछ भी सर्टेन कंडीशन पे कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स करने, उन इस पूरे सिनेरियो को हम लोग बेसिकली सिलेक्शन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? सपोज करो अब्दुल्ला खान और अब्दुल्ला अशफाक के मार्क्स आए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। एक के आए हैं अराउंड 50, एक के आए हैं 40। अब मैंने क्या करना है? मुझे ए स्टार को असाइन करना है इन दोनों में से किसी एक को। मैंने कहा, अगर अब जो मुझे नाम नहीं पता किसी के भी, मैंने क्या किया? मैंने एक कंडीशन लगाई। जिस बच्चे के भी, अब गौर से सुनना, जिस बच्चे के भी 50 मार्क्स आए हैं उसको मिलेगा ए स्टार। सही है? जिस बच्चे के भी उसको मिलेगा, उसको मिलेगा क्या मतलब क्या हुआ? बेसिकली जब वो कंडीशन ट्रू होगी, जब जाके वो पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे। क्या मतलब हुआ देखते हैं। मैं यहाँ पे कोई सिंटेक्स नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक बस वो देख लो। इफ सपोज कर लो मार्क्स जो है वो उसके नाम के अंदर ही स्टोर हुए हैं, अब्दुल्ला समझ लो, दोनों का नाम अब्दुल्ला ही, तो अब्दुल्ला ही में होगा। इफ अब्दुल्ला इक्वल्स टू 50, देन प्रिंट ए स्टार। एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाई। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये वाला स्टेप नहीं होगा। बात समझ आई? कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर किसी भी स्टेप्स को परफॉर्म करना, उसको हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। यहां तक किसी को मसला? यहां तक तीसरे के अंदर? चलो बेहतरीन हो गया। अब चौथी जो हम लोगों की कंस्ट्रक्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोग्रामिंग का, वो क्या है? रेपिटेशन और आइट्रेशन। देखो,
अगर मैं आपसे कहूं कि 500 बंदों के नाम आप लोगों ने इनपुट करने हैं, क्या कहूं मैं आपसे? इनपुट करने का मैं जल्दी से स्टेटमेंट सिखा देता हूं आप लोगों को। इनपुट, और उसके बाद हम लोग वेरिएबल लिखते हैं जिसके अंदर भी वो डाटा जो भी इनपुट किया जाएगा उसको वो स्टोर होगा। सही है। अब सवाल ये है कि आपने इनपुट लेना है 500 दफा। सही है। अगर आप अब्दुल्ला शफाक जैसे फारिग होंगे तो आप कर सकते हैं कि भाई इनपुट N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 करते करते 500 तक चले जाए। सही है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा सर कहाँ से, तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे रेपिटेशन और दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे। एक पर्टिकुलर लूप में लगाया और उसके अंदर आपने कर दिया इनपुट और एक पर्टिकुलर वेरिएबल रख दिया जो कि बार बार चेंज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करता चला जाएगा नेम्स 500 के 500, खुद ब खुद करके देगा। बार बार आप लोगों को स्टेप्स रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समझ आया लूपिंग का कॉन्सेप्ट? जैसे हम लोग वो फॉर का एक लूप देख रहे थे। क्लियर है या मैं समझाऊं और डिटेल में? चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसको स्टडी कर लो जल्दी से। 3 लूप्स होते हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। बस सिर्फ नाम देखो, नाम पे फोकस करो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन के अंदर भी लिख लो यहाँ पे कहीं, इसके अगर तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, इफ देन एल्स। इसको डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो। और दूसरा है केस ऑफ अदरवाइज, एंड केस। केस ऑफ अदरवाइज, एंड केस। ये आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं। बेटा एंड फॉर कौन करेगा? अंकल। पढ़ा भाई तुमने? हाँ अब ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखते, पाइथन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये 1 to 1001 का मतलब है 1000 एक दफा चलेगा ये। 0 to 1001 करो तो वो कितना चलेगा? 1000 दो दफा। 0 to 999 कर दो या 1 to 1000 कर दो। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो अब्दुल्ला। अच्छा, ये हो गई आपकी 2 स्टेटमेंट्स। उसके बाद रेपिटेशन के जल्दी से देख लो, एक दफा पढ़ लो। अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ भी पर्टिकुलर स्टेप्स को बार बार करना, और खुद नहीं कर रहे, किसी लूप के जरिए करा रहे हैं, दिस इज नोन एज लूपिंग। रेपिटेशन हो गया। फॉर टू नेक्स्ट, वाइल डू एंड वाइल, रिपीट एंटिल। अच्छा, जब इसके सिंटेक्स सीख लोगे ना तो तुम लोगों को एग्जाम्पल लिखने, जैसे अभी इस सवाल के अंदर तुम लोगों को कहा था एग्जाम्पल्स लिखने को, सूडो कोड की एग्जाम्पल लिखने को, तो अभी तुम लोग इसकी सूडो कोड की एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। इसको मैं जब कर हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे लूप्स कैसे बनाते हैं, तो बच्चों वाला काम है, कोई ऐसा मसला नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन तुम लोग को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रेपिटेशंस हैं, सिलेक्शन। जल्दी से इसको याद करो और मुझे बस इतना सा बताओ कि कितनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट होती हैं हमारे पास और कौन कौन सी होती हैं। जल्दी से बताओ, आज इसको खत्म करें भाई। सही है, अली वाजिद सही है। ठीक है फिर, आसिम क्या लिख रही है? सवाल को गौर से सुनो आशिम। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इफ देन एल्स केस ऑफ अदरवाइज का कंस्ट्रक्ट पूछ रहे हो तुम, ये सवाल है। आशिम, अगर माइक खोल के पूछना है तो पूछ लो। अच्छा सर, रिपीट क्वेश्चन, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये है कि बेसिकली 4 कंस्ट्रक्ट के नाम बताने, जब भी हम लोगों ने स्टडी किया।
4 बेसिक कंस्ट्रक्ट्स के नाम बताने। आसिम अब क्लियर है? चलो अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। आइटम 1 और 1 के बाद तुम लोग मुझे बताओगे कि भाई सिलेक्शन है वो आइटरेशन हो रही है या असाइनमेंट हो रहा है। बेसिक तुम लोगों को तो पता है ना कि कौन कौन से होते हैं, फॉर, टू नेक्स्ट, वाइल लर्न, वाइल रिपीट अनटिल। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले वाले में क्या आएगा, आइटम 1 में सिलेक्शन पे टिक करूं, आइटरेशन पे टिक करूं या असाइनमेंट पे? सब जवाब दें जल्दी। सही है, अब्दुल्ला शाह सही है, अली वाजिद सही है, हाशिम सही है, ईमान जवाब चाहिए, अब्दुल्ला खान सही है। इमाद जरा फोकस करो, माई स्कोर इज टू 65, इसमें सिलेक्शन हो रही है, आइट्रेशन हो रही है, असाइनमेंट हो रही है? बेहतरीन, तो मैं टिक कर दूंगा असाइनमेंट पे। अब जरा गौर करो, फॉर इंडेक्स वैल्यू इक्वल्स टू 0 to 999। भाई अभी तो हमने उन्हें पढ़ा नहीं है। ठीक है सर, आप सही हैं इशफाक साहब, बिल्कुल सही है, अच्छे टीचर से पढ़ा है आपने। आइटम नंबर 2 देखते हैं। फॉर इंडेक्स वैल्यू इक्वल्स टू 0 to 99। हमने भाई पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमें कुछ आइडिया आ रहा है कि भाई ये रेपिटेशन का जो कंस्ट्रक्ट था जिसमें फॉर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, तो हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं, आइट्रेशन, आइट्रेशन पे टिक कर सकते हैं। आइट्रेशन पढ़े ना हम लोगों ने, रेपिटेशन स्लैश आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि बार बार उसको इटरेट करना, बार बार रिपीट करना। क्लियर है इमाद? सही है अली वाजिद, अब्दुल्ला खान। देखो इमाद, इसमें लूपिंग का तो ऑप्शन नहीं है ना, लूपिंग तुम सही कह रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो इन 3 ऑप्शन में से बताना है ना, सिलेक्शन बताओ या आइट्रेशन बताओ या असाइनमेंट बताओ। मीनिंग सेम है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मीनिंग सेम है। बस तुमने इन 3 में से बताना है अभी फिलहाल मुझे। ठीक है, आइटम नंबर 3 देखो, माई एरे 3 इज इक्वल्स टू मिड माई स्ट्रिंग 3,2। तुम लोग को अभी पता नहीं है कि एरे क्या होता है और ये मिड का जो फंक्शन है वो क्या होता है। इक्वल्स टू है, हाशिम जरा गौर करो कि कहीं कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन चेक होती जब सिलेक्शन होता। सिर्फ गौर करो, माई एरे 3 सपोज कर लो एक एरे है, उसमें पोजीशन नंबर 3 पे कोई डाटा स्टोर हो रहा है। बेहतरीन असाइनमेंट है। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई ऐसा मुझे मसला नहीं है, क्योंकि ये सब इन डेप्थ पढ़ेंगे तो बच्चों वाली चीजें तुम लोगों को लगेंगी इंशाल्लाह। आइटम नंबर 4 देखो, इफ माई स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन, मतलब एक कंडीशन आ रही है, तो हमें कुछ समझ आ रहा है इससे? ये पक्का सिलेक्शन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। एंड वाइल, एंड वाइल भाई क्या चीज है, कुछ याद करने की कोशिश करो, ये एंड वाइल का लफ्ज हमने कहाँ सुना है, देखो जल्दी। आइट्रेशन में आ गया। इसका जो छठा आंसर है वो मुझे बताओ तुम लोग। क्या बात है जी, क्या बात है। हाशिम, सिलेक्शन, इसका आंसर है सिलेक्शन एंड असाइनमेंट। हाशिम सही है, बेहतरीन। एल्स हमें बता रहा है कि भाई ये सिलेक्शन है, इफ देन एल्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करो, असाइनमेंट करो, मैसेज इक्वल्स टू एरर। तो ये बेसिकली दोनों काम हो रहे हैं, आप लोगों को दोनों को टिक करना है। उन्होंने हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी कि सिर्फ एक ही करना है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? चलो बेहतरीन हो गया। आगे देखते हैं बेसिक चीजें जल्दी से, इसको रीडिंग करते हुए निकलते हैं आगे।
आइडेंटिफायर्स हम लोगों ने सब चीजें पढ़ ली। आइडेंटिफायर्स हम लोग के पास तीन होते हैं, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक एरेस। तीन आइडेंटिफायर्स है हमारे पास। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर का मैंने अभी तुम लोग को मतलब बताया था। कोई भी नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डाटा को आप कोई एक नाम दे देते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। सही है, उस नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। अच्छा, तीन अलग अलग तरीके, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक एरे। कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होगा आपके प्रोग्राम के अंदर। आपने एक दफा उसको फिक्स कर दिया तो अब वो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है? आपकी टेम्पररी मेमोरी है और बार बार चेंज होना उसके लिए पॉसिबल है। एरे क्या है? आपकी टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब समझते हैं हम। अच्छा, अब अगर मेरा प्रोग्राम कोड बंद हो गया ना, तो बेसिकली जो भी डाटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ हुआ था वो खत्म। सही है, वो लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है? टेम्पररी मेमोरी है वेरिएबल, और एरेज भी टेम्पररी मेमोरी है। अच्छा, एरेज क्या होते हैं हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे इसको आगे इंशाल्लाह। बस वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ लो अभी फिलहाल, कि वेरिएबल जो है वो आपका टेम्पररी मेमोरी है और बार बार चेंज होती रहती है। कॉन्स्टेंट्स जितने भी होते हैं वो आपका फिक्स होते हैं, कभी भी चेंज प्रोग्राम के अंदर नहीं होते। तीनों की डेफिनेशन है, एक दफा पढ़ लो तुम लोग। बस एरेज छोड़ देना, एरेज में करा दूंगा आगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। हो जाए तो बस एरे मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन प्लेस। छोड़ दो अली वाजिद, कॉन्सेप्ट गलत है अभी तुम्हारा, उसको छोड़ दो, एरेस छोड़ दो, कोई ऐसा इशू नहीं मुझे। एरेस के मैंने पूरे वो बनाए हुए नोट्स बनाए हुए, तो वहीं से मैं समझाऊंगा। वैसे अभी जो तुमने कॉन्सेप्ट बताया वो गलत है। सेम डेटा टाइप पे फोकस करो अगर अभी समझना है। सॉरी। ठीक है, पढ़ लिया सबने, आगे बढ़ू। मैसेज कर दो ब्रदर्स। चलो बेहतरीन। अच्छा, अब टेस्ट डेटा पढ़ लो। वेरिफिकेशन वैलिडेशन बेसिकली आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ इसका थ्योरी का सवाल नहीं आता। लेकिन इसके बाद जो एरर्स वो हैं, उसको बेसिकली आप लोगों को करने के लिए एक लिंक कर लो। या एक सवाल आया था वैलिडेशन का, बेसिकली वो आपसे पूछ रहा था, एक प्रोग्राम कोड दिखाया हुआ था और आपसे पूछा था कि भाई इसके अंदर कौन कौन से वैलिडेशन के चेक इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बस आप लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। सही है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे एक इसको पढ़ो पहले तुम लोग, यहाँ तक कर देता हूँ मैं। सही, इसको पढ़ने की कोशिश करो, समझ ना आए तो क्या ही बात है। और मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आता हूँ। सही, जब तक तुम लोग इसको एक दफ़ा रीडिंग करके रखो।
समझ आया पढ़ के, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन? चलो मैं समझा देता हूँ जल्दी से, एक ओवरऑल ले लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखो सपोज करो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी में आप, कंप्यूटर ए के पास कोई एक पर्टिकुलर फाइल है, कोई डाटा है, वो भेज रहा है कंप्यूटर बी के पास, सही है। अब मुझे ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर बिट है आपकी वो लॉस तो नहीं हो गई, कोई डाटा आपके पास जो पहुंचा है क्या वो सेम डाटा है जो कंप्यूटर ए ने सेंड किया था। कुछ इसके अब अलग अलग चेक्स होते हैं, पैरिटी बिट, पैरिटी लॉस, हम लोगों ने शायद पढ़ा हो, वो लेवल्स तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। या इलाही, बस इसको ऐसे समझो कि आप लोगों ने डेटा मैच कर लो, उसको बस दिमाग में ना ऐसे, व्हाट इज ARP, ये कहाँ से लाए भाई। आई अभी पढ़ लो। ARQ होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। चलो भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो मेरे भाइयों, वेरिफिकेशन पे टाइम ज़ाया नहीं करते। अच्छा, वेरिफिकेशन बेसिकली क्या है, कंप्यूटर ए से आप डाटा भेज रहे हो कंप्यूटर बी की तरफ, तो बेसिकली आपने बस इतना सा चेक करना है कि जो डाटा आपने भेजा है क्या कंप्यूटर बी के पास वही डाटा रिसीव हुआ है। इसको हम लोग वेरिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, वैलिडेशन क्या होती है, आप कुछ उस डाटा पे ना कुछ रूल्स लगा देते हैं कि भाई ये जो डाटा है इसके अंदर पहला लेटर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, और इसकी जो लेंथ की रेंज है ना 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और आपका लेंथ उसकी चेक करना, उसका फॉर्मेट चेक करना कि मतलब मंथ मंथ, फिर डे, फिर ईयर, ये सब चीज़ें फॉर्मेट चेक आ गया। टाइप चेक आ सकता है, आपका कैरेक्टर चेक आ सकता है। ये सारे चेक्स होते हैं, क्या मतलब वैलिड। एक सेकंड दीजिएगा, तो करते रहे आप पहले। चलो सही है। सही है, वैलिडेशन क्या है Sorry. जो भी आपका डाटा है वो कोई सर्टेन कंडीशंस को मीट कर रहा है या नहीं। क्या मतलब कि भाई लेंथ को चेक करना, किसी भी पर्टिकुलर जगह में वो खाली नहीं हो, ये सब क्या है, वैलिडेशन के चेक्स हैं। सही है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ले लिया है, इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप लोग इसको मैं भेज दूंगा आप लोगों को, डबल एंट्री, पैरिटी चेक, चेक सम, रेंज चेक, प्रेजेंस चेक, लेंथ चेक, फॉर्मेट चेक, करेक्टर चेक, टाइप चेक। इतना इन डेप्थ इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेन चीज जो है वो ये है आपकी टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। इसका भी कोई एज सच आप लोगों का कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि नॉर्मल डाटा, अब नॉर्मल डाटा, एक्सट्रीम डाटा। बस इसके आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, किस लिए, ताकि जब हम टेस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है जब हम वो करेंगे तो आप लोगों को लिंक कर सकें कि भाई नॉर्मल डाटा क्या होता है, अब नॉर्मल डाटा क्या होता है, एक्सट्रीम डाटा क्या होता है, बाउंड्री डाटा क्या होता है। सही है, पढ़ो इसको। टेस्ट डाटा होते हैं बेसिकली कोई भी, एक काम करते हैं, एक रेंज बना लेते हैं 10 till 5 की। सही है, या और करें इसको एक्स, एक्स तो देखो जरा, अल्लाह अकबर, एक पर, यार क्या हो गया भाई, एक्स बन जा 5 < 10। सही है, ये बेसिकली मैंने एक रेंज ले लिया है। अब बात करते हैं नॉर्मल डाटा। इस पर्टिकुलर रेंज के मुताबिक बताओ कि, चलो जी शुक्र अल्लाह का, हिदायत याफ्ता फर्द बन चुके हैं अब्दुल्ला अशफाक साहब। 5 till 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई करेंगे वो सब हमारा नॉर्मल डाटा है, एक्सेप्टेड हो जाएगा। अच्छा, एबनॉर्मल डाटा की बात करूं, -2, 12, 14, ये सब क्या है, एबनॉर्मल डाटा। क्या मतलब, हमारी जो पर्टिकुलर रेंज थी उससे बाहर, और ये वाला जो डाटा है ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। एबनॉर्मल डाटा हो गया, नॉर्मल डाटा हो गया।
एक्सट्रीम डेटा बात करते हैं, इन रेंज होते हैं लेकिन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होती हैं जो कि एक्सेप्ट हो जाती हैं। अब मुझे बताओ इसमें एक्सट्रीम डेटा क्या क्या है? एक्सट्रीम डेटा क्या क्या है? बिल्कुल सही है अब्दुल अशफाक, जवाब चाहिए सबकी तरफ से, पढ़ लो जल्दी से। एक्सट्रीम डेटा रेंज के अंदर होता है, एक्सेप्टेड होता है, जो आपकी सबसे एज ऑफ रेंज। बिल्कुल सही है आशम। अली भाई, अली वाजिद साहब, ये 1000 कहाँ से आ गया? 10 से छोटी होनी वाली, 10 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू आपकी एक्स की। अब्दुल्ला खान सही है। तो कौन कौन से नंबर है जो कि एंड पे लाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, 9 नहीं। देखो इक्वल टू का साइन है, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हाँ 9 होता। तो गौर से देखो, हाँ सही है। 5 और 10 जो है वो मेरे बिल्कुल एजेस पे लाई कर रहे हैं, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि एक्सेप्ट हो जाएगी उसको मैं एक्सट्रीम डाटा कहता हूँ। 5 और 10 जो है, 5 जो है वो मेरी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि एक्सेप्ट होगी, 10 जो है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो कि एक्सेप्ट होगी। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक्सट्रीम डाटा। बाउंड्री डेटा देखो, बाउंड्री का थोड़ा सा अलग केस है। एट एज होते हैं, बिल्कुल एजिस पे होते हैं, और एक्सेप्टेड भी हो सकते हैं और रिजेक्टेड भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ 5, 10, 11, 4, ये सब क्या है, एच पे लाई कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाले जो हैं ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। बेसिकली सेम चीज है एक्सेप्ट एक्सट्रीम डाटा के साथ, लेकिन उनसे एक वैल्यू आगे और एक वैल्यू पीछे का जो कि रिजेक्टेड वैल्यूज है। ऐसे याद कर लो कि लार्जेस्ट रिजेक्टेड वैल्यू, स्मॉलेस्ट रिजेक्टेड वैल्यू, क्लोज टू द रेंज। बाउंड्री डेटा तक समझ आ गया सबको? चलो बेहतरीन हो गया। अली वाजिद क्लियर है? इमाद, तान सारी, कौन गया अभी? अली वाजिद साहब गायब। चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, अगर अली वाजिद आ जाता है तो सही है, वरना फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जब तक इस सवाल को लिख लो, अगर तुम लोगों ने लिखना है मैं समझा देता हूँ उसको जब तक वो आ रहा है अली वाजिद। सॉरी, एक मैसेज कर देता हूँ उसको। एक मिनट रुकते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फीचर्स रह गए हैं बस, फिर थोड़ा सा ही रह गया, बस 5 मिनट का और है यार, इंशाल्लाह टाइम पे हो जाएगा खत्म। चलो बाकी का वो रिकॉर्डिंग से देख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम? अब कंफ्यूजन तुम लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़कर आए हैं। ऊपर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, इंडेंटेशन, ये सब वो फीचर्स थे आपके जो कि बेसिकली उन्होंने स्पेसिफाई करके बात की थी कि इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड वाले फीचर्स थे। अच्छा, अब ये जो फीचर्स पूछ रहे हैं वो सिर्फ आपसे फीचर्स पूछ रहे हैं, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलेंगी। अच्छा, इसको बस लिख लो। मैं इतना, सर मुझे भी जाना है भाई, इमाद ब्रो, बस आप 10 मिनट बाद चले जाइएगा, अराउंड 10 to 15 मिनट्स और। बस ये आईडी का कॉन्सेप्ट खत्म कराऊं ताकि मुझे काम देना है आप लोगों को आईडी का। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम? फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन करता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम। अच्छा, आप लोगों को जो समझ आ रहे होंगे ना वो ये आ रहे होंगे, सीक्वेंस आ रहा होगा, आइट्रेशन आ रहा है, सिलेक्शन आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, और उसके बाद आप लोगों को क्या आ रहा है, बस फंक्शन, प्रोसीजर्स, पैरामीटर्स, लॉजिक, ऑपरेशंस। अभी नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा।
जब हमने आगे इसको स्टडी करना है, तो अभी मैं टाइम इस पे ज़ाया नहीं कर रहा, बस यहाँ तक देख लो, लिख लो इसको अपने पास, बाकी फिर मैं इन डेप्थ और समझा दूंगा। सीक्वेंस, आइट्रेशन, सिलेक्शन को मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोगों को पता है कि भाई सीक्वेंस क्या होती है, किसी भी गिवन कंडीशन या क्राइटेरिया के बाद कोई पर्टिकुलर स्टेप्स करवाना, उसको मैं सीक्वेंस कहता हूँ। आइट्रेशन कहता हूँ किसी भी पर्टिकुलर स्टेप्स को बार बार रिपीट करना, उसको मैं आइट्रेशन कहता हूँ। लूपिंग भी कह सकते हैं उसको। अच्छा सॉरी, सीक्वेंस के लिए मैं कह रहा था कि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको काम होगा, और उसके बाद सिलेक्शन के अंदर हम लोग कोई गिवन क्राइटेरिया होगा, और उस पर हम लोग अगर वो क्राइटेरिया मीट करेगा तो फिर हम लोग पर्टिकुलर स्टेप्स करेंगे। पैरामीटर्स, वेरिएबल, वेरिएबल तो आप लोगों को पता चल गया है कि भाई उसके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो उसके अंदर आपको वेरिएबल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बेसिकली आपकी टेम्पररी मेमोरी की तरह काम कर रहा होता है। लॉजिक ऑपरेशंस अभी छोड़ दो, लिख लो अपने पास, लेकिन मैं समझा नहीं रहा। बस जो मैंने टिक किए हैं वो सब समझ आ रहे हैं तुम लोगों को? जल्दी जल्दी जवाब दो ताकि आगे बढ़ो। शाहान सारी क्लियर है, चलो बेहतरीन हो गया। अब्दुल्ला खान सही है, सही है, सही है, बेहतरीन। अच्छा, अब देखो तुम लोगों को यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई, ये आप लोगों का पहले पेपर 2 का हिस्सा था। अब गौर से सुन लो इसको। आईडीई आप लोगों के पेपर 2 का हिस्सा था, अब नहीं रहा। सही है, पहली चीज। अच्छा, अब कल जो मैं सवाल भेजूंगा, सॉरी आज रात को मैं इंशाल्लाह सवाल इसके जितने भी हैं मेरे पास, मैं एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा। वो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे आईडीई के। और जो भी मुझे सवाल इससे रिलेटेड अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो मुझे मिल जाएंगे, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करके देने हैं ताकि आप लोगों का पेपर 1 की तैयारी। आदिल नहीं रहे? क्या हो गया भाई? आदिल नहीं रहे क्या मतलब? अच्छा, फिर सुन लो। आईडीई आप लोगों का पेपर 1 के अंदर शिफ्ट हो चुका है, वहां पे आप लोगों का आईडी का सवाल आ सकता है। सही है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से। ये डेफिनेशन नीचे जो मैंने लिखी हुई है वो लिख लो जल्दी। चलो जी, बस एक चीज की कमी रह गई थी, हाँ वो भी पूरी हो गई। माज साहब, क्या कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के साथ? चलो भाई पढ़ लो, चलो पढ़ लो, मसला नहीं। कुछ भी बुरा नहीं है भाई, टाइम का जाया है, क्या मतलब है? हर चीज फालतू चीजें होती हैं सिर्फ टाइम जाया करने के लिए भाई। यहूदी साजिश है तुम लोग के लिए, ईमान को कम करने के लिए, नफ्स को कमजोर करने के लिए। चलो पढ़ो, चलो आ जाओ बस वापस, काफी इतना। कौन सा नाम? भाई पढ़ ले भाई। अच्छा चलो बस अब स्टार्ट कर रहे हैं, बस वापस वापस वापस। ये लो, मैं चैट बंद कर रहा हूँ भाई। ईमान का मसला। चलो, अब देखो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये आप लोगों का पेपर 1 का चैप्टर है। जल्दी से इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लो और एक दफा पढ़ लो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सही है, एक आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली क्या करती है, जितने भी फीचर्स और टूल्स आप लोगों को चाहिए होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर को, उनको एक जगह कंपाइल कर देती है। सही है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। 5 मिनट लेफ्ट सर। मेरे भाई मैंने पहले ही कह दिया था, इसीलिए कि जब तक ये खत्म नहीं होगा आप लोग कहीं नहीं जा रहे। कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये देखो, एक मैंने ये तस्वीर डाली है, ये बेसिकली क्या है,
एक मेरा IDE है, इसके अंदर मुझे सारी चीजें मिलेंगी। फोल्डर्स को देखो कैसे इन्होंने सेट करके रखा हुआ है इसके अंदर, बेसिकली जितने भी एक सॉफ्टवेयर को कहते हैं जहाँ पे आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं। सही है। अब मेन चीज क्या है, इसके सवाल कैसे आते हैं। सबसे आसान तरीन चीज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन IDE। प्रेटी प्रिंट का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। क्या प्रेटी प्रिंट का मतलब, ये देखो सब कलर्स हुए हुए, ये आप लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा। कभी भी आप पेपर पे लिख रहे हो या वन नोट के अंदर लिख रहे हो या नोट पैड के ऊपर कोई कोड लिख रहे हो, तो उसके अंदर आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलता। कोई पर्टिकुलर IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इस्तेमाल करोगे, वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे, जब ही आपको प्रेटी प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन IDE, बिल्कुल ऐसे ये 5 फीचर्स हैं, बस इनको याद करना है तुम लोगों ने, और वही बार बार सवाल रिपीट होते रहते हैं कि फीचर्स बताओ, ये बताओ, फीचर्स बताओ, ये फीचर होता है, प्रेटी प्रिंट इज द फीचर एंड नेम द रेस्ट ऑफ देम, ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे बार बार ना, रिपीट हो रहे होंगे। अच्छा, अब तुम लोगों ने क्या करना है, इसको एक एक को समझो। प्रेटी प्रिंट का मतलब क्या हुआ कि भाई कलरिंग हो रही है, इसमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इंडेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई इंडेंटेशन इसमें हम लोगों को करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन हो रही होती है। जरूरी अब ये हम लोग को जैसे पेपर के ऊपर शो करना पड़ता है ना इंडेंट करके, अगर जैसे तुम फॉल्ट का लूप लगाओगे तो वो तुम्हें इंडेंटेशन करके खुद ब खुद इंडेंटेशन करेगा ऑटोमेटिकली, और तुम्हें बताएगा कि भाई अब कोड यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक इंडेंटेशन। अच्छा, सिंटेक्स चेकिंग का मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग कोई कॉमा लगाना भूल गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है अब ये, कोई इक्वल्स टू का साइन भूल गए हो, कोई तुम लोग पैरेंथेसिस भूल गए हो, तो वो बेसिकली IDE क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर है वो उसको अंडरलाइन कर देता है। क्या करता है, कोई भी अगर एरर आ रहा होता है उसको अंडरलाइन कर देता है। इतना सा काम होता है सिंटेक्स चेकिंग के अंदर, वो सिंटेक्स आपको चेक करके देता है। इसके बाद तीसरी चीज, चौथी चीज देखते हैं, हाईलाइट्स एनी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। अच्छा, जो हम लोग डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे ना, मैंने जो तुम लोग को ऊपर वो दिखाई थी जिसके अंदर डिक्लेयर 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 लिखा हुआ था, अगर कोई ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि डिक्लेयर नहीं हुआ होता, देखो कंप्यूटर को नहीं पता होता कि भाई कौन सा वेरिएबल है, किस डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि जिसमें नहीं करना पड़ता, कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। सही है। तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि अनडिक्लेयर हुआ है, उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो उसको वो हाईलाइट कर देगा। टाइप चेकिंग का मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को, कि अगर कोई टाइपिंग एरर आ रहा है तो उसको वो करेक्ट कर देगा। मेन क्या क्या है, प्रेटी प्रिंट आप लोगों को पता होना चाहिए हर हाल में, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन, सिंटेक्स चेकिंग, ये चार तो पक्के पक्के पता होने चाहिए। इन चारों में कोई मसला, पांचों में कोई मसला तो मुझे अभी बताओ। सही है अब्दुल्ला खान। बार बार सवाल बस ऐसे ही रिपीट होंगे। अच्छा, लास्ट ईमान में कराता हूँ लास्ट। अच्छा सुनो ईमान, अभी मैंने तुमने को दिखाया था एक, मैं दिखाता हूँ फिर से। कहाँ गायब हो गया भाई, नहीं भाई यहाँ साथ ही नहीं दे रहा है। चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये कुछ ब्लर नहीं हो गया, हाँ सही। अच्छा, देखो अभी मैंने जो तुम लोगों को एक तस्वीर दिखाई थी ना, इंडेंटेशन और वो सब चीजें समझाने के लिए, ब्लैंक लाइंस और वो सब चीजें, अब देखो उसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई थी, डिक्लेयर डिक्लेयर करके, डिक्लेयर वेरिएबल इंटीजर, डिक्लेयर वेरिएबल स्ट्रिंग, ऐसे करके चीजें लिखी हुई थी, कुछ याद है हिमाद। सही है, याद है, ठीक है। अब देखो उन वेरिएबल्स को, जो भी हम लोग वेरिएबल्स अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उन वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि भाई ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला वेरिएबल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ इंटीजर वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला जो वेरिएबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैं एज अ बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है। तो ये एक जरूरी स्टेप है बहुत ज्यादा डिक्लेयर का। अच्छा,
अब अगर कोई ऐसा वेरिएबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ऊपर ना सबसे टॉप पे मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है जो भी वेरिएबल इस्तेमाल करूँ। अगर मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि डिक्लेयर मैंने टॉप पे नहीं किया, तो वो उसको हाईलाइट कर देगा और बोल देगा कि भाई अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना, मतलब अपना कर्सर करूंगा, तो बोलेगा कि भाई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। कोई मसला? टाइप चेकिंग क्या है? आपकी टाइपिंग की जो मिस्टेक्स हैं उनको सही करेगा। अब क्लियर है आखिरी की दो पॉइंट्स? चलो, ये हो गया आपका। अच्छा, अब ये वाला सवाल देखो जरा, व्हाट आर द फीचर्स, हम लोगों ने सारे फीचर्स कर लिए। अब कह रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय एन आईडीई दैट असिस्ट इन इनिशियल एरर डिटेक्शन। इनिशियल एरर डिटेक्शन का मतलब समझते हैं। आपके कोड के अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं, इनिशियल एरर्स हैं। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि तुम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से एरर आपके कोड के अंदर मौजूद हैं? जरा देखो इसके अंदर। डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग, जो भी सिंटेक्स की गलतियां होंगी वो फॉरन इनिशियल एरर के अंदर कंसिडर होता है कि फॉरन एरर आपका सही हो जाएगा। जो भी आप लोगों की डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग बेसिकली एक फीचर है जो कि आईडीई प्रोवाइड करता है आपको। टाइप चेकिंग क्या है ये मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। पॉइंट नंबर 3 देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूज्ड वेरिएबल, ये लिख लो या ऊपर वाला लिख लो, हाइलाइट्स एनी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। ये ऐसे पर्टिकुलर फीचर्स हैं जो कि इस्तेमाल कर होते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सिनेरियो क्या है? इनिशियल एरर डिटेक्शन। ये तीन तुम लोग को याद करने पड़ेंगे। वो ऐसी सवाल पूछेगा कि इनिशियल एरर डिटेक्शन के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं आईडीई के जो तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग लिखोगे, टाइप चेकिंग लिखोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूज्ड वेरिएबल्स लिख लोगे। अनयूज्ड या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं हाशिम, इमाद, अंसारी साहब? सर आपने कहा था ना आईडी तक पढ़ाएंगे बस। हाँ खत्म हो गया, ये आखिरी सवाल है ये, ताकि पेपर वन का तुम लोग का कॉन्सेप्ट खत्म हो। इतनी जल्दी बोर हो गए भाई तुम लोग, क्या हो गया है? सर इतनी जल्दी मैं सर क्लास के शुरू से बोर हो रहा हाँ, किसने कहा था पहले से पढ़ के रखो? तुम्हें पता नहीं था कि एग्जाम हो जाएंगे? हूँ। सर पता होता तो सर फरवरी में आता आपके पास। जब बस ये आखिरी सवाल करा रहा हूँ, बस खत्म। सही है, बस इसको पढ़ लो। डिस्क्राइब मेथड्स यू कुड यूज टू फाइंड एरर्स। अगर वो आपसे पेपर वन के अंदर एरर्स का पूछे, तो आप लोगों ने ये चार एरर्स के बारे में लिखना है, आइडेंटिफिकेशन के तरीके। कोई भी अगर आपने प्रोग्राम लिखा है, तो उसके अंदर क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं जिनसे आप एरर्स निकाल सकते हैं। ब्रेक पॉइंट, वेरिएबल वॉच, स्टेपिंग, अब ये सब आपके पेपर वन का हिस्सा है। मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है पेपर वन। सही है, आईडी और ये पेपर वन। मैं जल्दी से समझा देता हूँ। ड्राई रन और ट्रेस टेबल, किसी भी चीज को नॉर्मल डाटा, बाउंड्री डाटा, एक्सट्रीम डाटा, ये सब डाल के सब चीजें चेक करना। एक एक डाटा को, टेस्ट डाटा को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर डाल के चेक करना कि वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके हम लोग कहते हैं ड्राई रन, ट्रेस टेबल। सही है। ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट क्या कह रहा है? रन द कोड टू सेट पॉइंट टू फाइंड एरर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम लोगों ने कहा कि भाई यहां तक मैं अपने कोड को रन करूंगा ताकि मुझे एरर्स मिल सके। ये हो गया आपका ब्रेक पॉइंट। वेरिएबल वॉच क्या है? आप लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अपने वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर हुआ हुआ होता है उसको अलग अलग जगहों पे, स्पेसिफिक पोजीशंस पे उसको बार बार चेक कर रहे होते हैं। मतलब लाइन नंबर 5 में आपने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया था, उसमें आपने प्रिंट करवा के देखा कि उसके अंदर क्या वैल्यू है, 5 है। आपने लाइन नंबर 20 में चेक किया, उसके वैल्यू अभी भी 5 आनी चाहिए। बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल को बार बार देखना, उसकी वैल्यूज को, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल वॉच। अच्छा, अब स्टेपिंग क्या होती है? स्टेपिंग बेसिकली क्या होती है, एक एक कोड को एक एक लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करना ताकि आपको एरर्स जो है अपने कोड के अंदर वो इजीली मिल पाए। कुछ भी नहीं है, रट्टे वाली चीजें अब तक हम लोगों ने पढ़ी हैं। ये सारा आप लोगों का पेपर वन का कॉन्सेप्ट है, आईडीई और ये आखिरी सवाल। बाकी फिर हम लोग कल इसको स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, मेंटेनेंस और थोड़े बहुत सवाल और। कोई मसला यहाँ तक किसी को? हाशिम? सही है। हाफिज।
अंसारी साहब क्लियर है यहाँ तक? चलो भी थी। अब आप लोगों ने 1 बजे से पढ़ा, कौन पढ़ रहा है भाई? ये अशफाक साहब पढ़ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माजरत, बहुत बहुत माजरत। 9 घंटे हो गए, बस 9 घंटे हुए ना? और उससे ज्यादा तो मुझे हो गए नोट्स बनाते। सही है जी, अब सब आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों को मैं सवाल भेज देता हूँ और इनको सॉल्व कर लीजिएगा और कल भेज दीजिएगा। ठीक है ब्रादरन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।